हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमा वर्ल्ड पॉइंट में। एनटीपीसी के लिए प्रैक्टिस सेट की जो सीरीज चल रही है उसका एक चौथा प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 4। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया है। मेगास्थनीज एक राजदूत था जिसे पश्चिम एशिया के यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर ने किस भारतीय शासक के दरबार में भेजा था। बात हो रही है मेगास्थनीज के बारे में। तो आपसे पूछा कि किस शासक के दरबार में ये आया था। ऑप्शन है आपके राजा राज चोल, अशोक, चंद्रगुप्त या फिर बिंदुसार। तो ये आया था आपका चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे आया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। क्लियर। अच्छा, मैगस्थनी से कुछ क्वेश्चन और बनते हैं, वो भी नोट कर लीजिए। मैगस्थनी से जो क्वेश्चन बनते हैं आपके वो नोट कर लीजिए। जैसे सबसे पहले तो ये पूछा जाता है कि किसका राजदूत था। तो ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। ठीक है। दूसरा इससे क्वेश्चन क्या बनता है, दूसरा क्वेश्चन इससे बनता है कि इसकी एक पुस्तक थी, उसका नाम था इंडिका। ठीक है, इसकी पुस्तक का नाम क्या था, तो इसकी पुस्तक का नाम था इंडिका। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन क्या बनता है कि इससे आपसे पूछा जाता है कि जो इंडिका पुस्तक है उसमें भारतीय समाज को कितने भागों में बांटा गया था, यानी उस समय जो भारतीय समाज था वो कितने भागों में बटा हुआ था। तो उसमें उल्लेख था इसका 7 भागों में बटा हुआ था। ठीक है, क्लियर। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यात्रा व्रत मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के बारे में गहरी जानकारी प्रदान करता है। ऑप्शन है इब्न बतूता का रहला, फ्रांसवा बर्नियर का ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर, निकोलाओ मांची का स्टोरी ऑफ द मुगल, या फिर टेवनियर का ट्रेवल्स इन इंडिया। आपसे पूछा है कि जो मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल था उसके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इब्न बतूता का रहला। क्योंकि जो इब्न बतूता था वो किसके शासनकाल में भारत आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। इसने जो पुस्तक लिखी थी अपनी रहला, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, यात्रा वृतांत। ठीक है। यानी इस पुस्तक के बारे में क्या जानकारी मिलती है आपको, यात्रा इसकी यात्राओं के बारे में जानकारी मिलती है। और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के बारे में जानकारी मिलती है। तो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में जानकारी कहाँ से मिल जाएगी आपको, इब्न बतूता के रहला पुस्तक से मिल जाएगी। बात करें इब्न बतूता की, तो ये कहाँ का रहने वाला था, ये था आपका मोरक्को देश का। ठीक है, मोरक्को का रहने वाला था। मोरक्को कहाँ पड़ता है आपका, अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखिए। क्वेश्चन है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने आनंद मठ उपन्यास में निम्नलिखित में से किस विद्रोह का वर्णन किया है। तो पहले तो आप ये नोट कर लीजिए कि आनंद मठ पुस्तक या उपन्यास किसका है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी का। इन्होंने आनंद आनंद मठ पुस्तक में किस विद्रोह के बारे में चर्चा की है, तो वो की है आपकी सन्यासी विद्रोह के बारे में। ठीक है। सन्यासी विद्रोह कब से कब तक चला था, 1717 से 1820 तक चला था। यानी काफी लंबे समय तक ये चला था। ठीक है। अच्छा, और क्वेश्चन क्या पूछा था है, और क्वेश्चन पूछा था कि जो आनंद मठ पुस्तक है, और सॉरी जो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं उन्होंने राष्ट्रगीत भी लिखा है भारत का। क्या लिखा है, राष्ट्रगीत। राष्ट्रगीत ये किस पुस्तक से लिया गया है? तो ये आपका आनंद मठ से ही लिया गया है। ठीक, किससे लिया गया, आनंद मठ से ही लिया गया है। ठीक है। अच्छा, एक दे रखा है आपको यहाँ पे संथाल विद्रोह। तो संथाल विद्रोह के बारे में कुछ पॉइंट नोट करिएगा। जैसे कि कब से कब तक चला था, 1855-56 में हुआ था ये। और दूसरा, इसका जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था। इसके जो नेतृत्व करने वाले नेता थे उनका नाम था सिद्धू और कान्हू। सिद्धू और कान्हू। ठीक है, दो नेताओं ने इनका नेतृत्व किया था। ये नाम आपका इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 है, क्या दे रखा है, मार्च 1919 में खिलाफत समिति का गठन कहाँ किया गया था। बात हो रही खिलाफत समिति का गठन। ऑप्शन है ग्वालियर, अहमदाबाद, कलकत्ता या फिर मुंबई। तो खिलाफत समिति का गठन कहाँ पर किया गया था, मुंबई में किया गया था। कब, 1919 में किया गया था। ठीक है। अच्छा, इसका गठन किस नेता द्वारा किया गया था। तो देखिए, इसका गठन किया था आपका नेता का नाम लिख लीजिए, शौकत अली और मोहम्मद अली। मोहम्मद अली और शौकत अली ने किया था महात्मा गांधी के सहयोग से। शौकत अली। ठीक है। सहयोग किसने किया था, तो महात्मा गांधी ने इनका सहयोग किया था। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी। बात हो रही है 1906 की। मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी, तो ढाका में हुई थी। सभी को पता है ढाका कहाँ पड़ता है आपका, बांग्लादेश में पड़ता है। ठीक है। अच्छा, मुस्लिम लीग की स्थापना की किसने थी, तो ये की थी आपकी नाम नोट करिएगा, नवाब सली अल्लाह खां। ठीक है, नवाब सलीमुल्लाह खां। ठीक है। अच्छा, इस जो मुस्लिम लीग है उसके पहले अध्यक्ष कौन थे, मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे आपके आगा खां। आगा खां। ठीक है।
अच्छा, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1906 में हुई थी, 30 दिसंबर 1906। क्लियर? कहाँ पे स्थापना हुई थी इसकी? ढाका में हुई थी। ढाका कहाँ पड़ता है? बांग्लादेश में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, बंगाल के किस गवर्नर जनरल पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग की कार्रवाई चलाई गई थी? यानी ब्रिटिश संसद में किस पर महाभियोग चलाया गया था, किस गवर्नर पर? तो उसका नाम है कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस पर महाभियोग चलाया गया था। ठीक है, सॉरी इसको सही कर लीजिए। किस गवर्नर पर चलाया गया था? ये चलाया गया था आपका वॉरेन हेस्टिंग्स पर। कॉर्नवालिस के बारे में आप नोट करिएगा पॉइंट, मैं इसके बारे में भी बताता हूँ। कॉर्नवालिस के बारे में आपसे पूछा जाता है कि वो कौन सा गवर्नर जनरल था जिसका जो मकबरा या फिर समाधि भारत में ही बनी हुई है। ठीक है, तो कॉर्नवालिस का मकबरा कहाँ पर है? तो ये गाजीपुर में पड़ता है। ठीक है, गाजीपुर में है। गाजीपुर आपका यूपी में ही है। और ये एकमात्र ऐसा गवर्नर जनरल था जिसका समाधि भारत में है। ठीक है, इसका इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका वारेन हेस्टिंग्स है। बात करते हैं वारेन हेस्टिंग्स के बारे में। ठीक है, तो अलग पॉइंट से लिख पाते हैं इसको अलग से। क्योंकि बात करते हैं आपके वॉरेन हेस्टिंग्स की, तो वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में क्या क्या पॉइंट है वो नोट कर लीजिए। सबसे पहला पॉइंट है कि ये भारत का पहला, सॉरी बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। ये बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। आपसे पूछा है बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो वो वॉरेन हेस्टिंग्स ही था। इसके द्वारा बनाया गया था ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। ठीक है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ये बनाया गया था। ठीक है, दूसरा पॉइंट नोट करिए इसके बारे में कि बंगाल में जो इस पे आरोप लगा था, कदाचार का आरोप लगा था, जिसके कारण इस पे क्या हुआ था, इसमें महाभियोग की कार्रवाई हुई थी। तो महाभियोग की कार्रवाई इस पे क्यों हुई थी? क्योंकि इसमें बंगाल में कदाचार का आरोप लगने के कारण। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कुछ आपसे पूछ सकता है कि बंगाल में द्वैध शासन लागू कराया था रॉबर्ट क्लाइव ने, और समाप्त किसने किया था? तो समाप्त किया था वॉरेन हेस्टिंग्स ने। तो बंगाल में द्वैध शासन समाप्त किसने किया था? समाप्त किया था आपका वॉरेन हेस्टिंग्स ने। ठीक है, 3 पॉइंट है आपकी वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में। अब बात करते हैं आपके रॉबर्ट क्लाइव के बारे में। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव, ये भी इंपॉर्टेंट नाम है। बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? बंगाल का पहला गवर्नर, बंगाल का प्रथम गवर्नर यही था। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव। दूसरा पॉइंट नोट करिएगा, बंगाल में द्वैध शासन किसने लगवाया था? बंगाल में द्वैध शासन भी इसने लगवाया था। बंगाल में द्वैध शासन, ठीक है, इसने चालू किया था, तो रॉबर्ट क्लाइव ने ही चालू किया था। तीसरा पॉइंट नोट करिए, जो प्लासी का युद्ध हुआ था, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? अंग्रेजों का नेतृत्व भी इसने किया था। ठीक है, अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? तो इसी ने किया था। चौथा पॉइंट, बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। उसके बाद में क्या होता है? इलाहाबाद की संधि हुई थी। तो इलाहाबाद की संधि में किसने हस्ताक्षर किए थे? तो इलाहाबाद की संधि पर, इलाहाबाद की संधि जो कि कब हुई थी? 1765 में। ठीक है, इलाहाबाद संधि 1765 में हुई थी। पर अंग्रेजों की तरफ से किसने साइन किए थे? अंग्रेजों की तरफ से साइन किए थे इसने। ठीक है, ये जो पॉइंट मैं लिखा रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन आपका इसके बारे में रह गया था कॉर्नवालिस के बारे में कि इसकी समाधि कहाँ पर है? गाजीपुर में। और दूसरा, स्थायी बंदोबस्त के जनक, सॉरी स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था भारत में? भारत में स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? वो कॉर्नवालिस ने ही लागू किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पाश्चात्य शिक्षा का वास्तविक रूप से प्रारंभ कब से माना जाता है? ठीक है, कब से माना जाता है? तो इसका सही आंसर क्या है? 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा। 1813 के चार्टर एक्ट में 3 बातें मुख्य थी। कौन कौन सी? सबसे पहले मुख्य बात क्या थी कि भारत में ईसाई मिशनरियों का प्रवेश, मतलब ईसाई जो लोग हैं वो भारत में ईसाई धर्म के प्रसार के लिए आ सकते हैं। जो मिशनरी होते थे वो भारत में ईसाई धर्म का प्रचार कर सकते थे। यानी कि ईसाई मिशनरियों का प्रवेश कर दिया। ठीक है, ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट था कि भारत में शिक्षा के विकास के लिए 1 लाख रुपए का बजट बनाया गया। ठीक है, 1 लाख रुपए का अनुदान दिया गया। 1 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। ठीक है, भारत में शिक्षा के विकास के लिए 1 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। ये वाला क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये वाला पॉइंट। अच्छा, तीसरा पॉइंट क्या है इसमें कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एकाधिकार था भारत में व्यापार करने का, वो खत्म कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। ठीक है, समाप्त कर दिया गया। क्लियर? चलिए ये सारे पॉइंट थे आपके। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
क्वेश्चन दिया है, नाट्य शास्त्र के किसके द्वारा लिखा गया था? नाट्य शास्त्र किसके द्वारा लिखा गया था? ऑप्शन है ब्राह्मण, भरत, पाणिनि या फिर विष्णु शर्मा। तो नाट्य शास्त्र किसने लिखा था? भरत मुनि ने लिखा था। ठीक है, किसने लिखा था? भरत मुनि ने लिखा था। बात करें विष्णु शर्मा ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, तो विष्णु शर्मा ने पुस्तक लिखी थी पंचतंत्र। पंचतंत्र। पाणिनि ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? पाणिनि ने लिखी थी आपकी अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी, ठीक है, व्याकरण है, संस्कृत व्याकरण पुस्तक अष्टाध्यायी किसने लिखी थी? पाणिनि ने लिखी थी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। 9 डिग्री चैनल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? 9 डिग्री चैनल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ऑप्शन है लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, भारत चीन सीमा या फिर तटवर्ती उड़ीसा। ठीक है, 3 क्वेश्चन आपके बनते हैं यहाँ पे। चैनल से संबंधित 3 क्वेश्चन बनते हैं। भारत के आसपास जो चैनल है उनसे 3 क्वेश्चन बनते हैं, तो तीनों क्वेश्चन को समझ लीजिए आप। देखिए, ये आपका अपने भारत का नक्शा है, ठीक है। इसमें आप समझने की कोशिश करिए। जैसे आपको पता है ये श्रीलंका का श्रीलंका है और ये आपका अंडमान निकोबार है। तो 3 चैनल के बारे में आपसे पूछाता है, 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल और 10 डिग्री चैनल। तो बात करें सबसे पहले 8 डिग्री चैनल का, तो आपको पता है कि जो भारत का दक्षिणी सिरा है उससे थोड़ी दूरी पर क्या है, विषुवत रेखा निकलती है, 0 डिग्री चैनल निकलता है। ठीक है, तो 8 डिग्री चैनल कहाँ होगा, तो इसके थोड़े उत्तर में होगा। और ये हमने क्या माना है, ये हमने मालदीव माना है। ठीक है, मालदीव, ये आपका लक्षद्वीप हो गया, ये आपका अंडमान एंड निकोबार हो गया। ठीक है, ये अंडमान हो गया, ये निकोबार हो गया। क्लियर। तो देखिए, लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कावरत्ती। कावरत्ती क्या है? लक्षद्वीप की राजधानी। और एक यहाँ पे थोड़ा सा छोटा सा द्वीप पड़ता है, मिनिकॉय। मिनिकॉय भी एक छोटा सा द्वीप पड़ता है। तो देखिए, ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री के बाद सबसे पहले कौन सा आएगा? फिर 8 डिग्री आएगा। 8 डिग्री पड़ता है आपका ये मिनिकॉय और मालदीव के बीच में। और मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में कौन सा पड़ता है? तो 9 डिग्री पड़ता है। ये 8 डिग्री हो गया और ये 9 डिग्री हो गया। इससे थोड़ा ऊपर पड़ेंगे इधर, तो ये अंडमान हो गया, ये निकोबार हो गया। अंडमान और निकोबार के बीच में पड़ता है आपका 10 डिग्री चंद्र। ठीक है। अच्छा, इससे थोड़ा और ऊपर चलेंगे तो देखिए यहाँ पे आपका ये म्यांमार वाला हिस्सा हो जाएगा, और यहाँ पे आपका कोको द्वीप है। कौन सा द्वीप है यहाँ पे? कोको। कोको नाम से एक द्वीप है। ठीक है, तो कोको और अंडमान के बीच में कौन सा है? कोको मार्ग। कोको पास बोलते हैं इसको, कोको जलमार्ग बोल सकते हैं आप। तो ये 4 आपके लिए इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक तो 8 डिग्री कौन कौन से? मिनिको और मालदीव। इसको मैं शॉर्ट में कैसे लिखता हूँ, तो इसको बोलते हैं 8 मिलीमीटर और 9 किलोमीटर। ठीक है, किलोमीटर का मतलब के से कावरत्ती, एम से मिनिकॉय, और एम से मतलब मिनिकॉय, और एम से मतलब मालदीव। ठीक है, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। अच्छा, पहले कौन सा आएगा? पहले आप 8 आता है, और मिलीमीटर किलोमीटर से क्या होता है? छोटा होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि 8 के साथ में मिलीमीटर आएगा, और के साथ में किलो, सॉरी 9 के साथ में किलोमीटर आएगा। आप अपनी भी कोई ट्रिक बना सकते हैं, जैसे कि आपको जो सुविधा लगे वैसे याद कर लीजिए। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। तो आपसे पूछा था 9 डिग्री चैनल किस किसके बीच में? लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में। किससे संबंधित है? तो ये लक्षद्वीप से ही संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये आपका एकदम सही आंसर। अंडमान और निकोबार के बीच में कौन सा है? तो 10 डिग्री चैनल है। ठीक है, 10 डिग्री चैनल है। क्लियर। भारत और चीन के बीच में कौन सी सीमा है? तो ये भी नोट कर लीजिए। भारत और चीन के बीच में सीमा का नाम है, उसका नाम है मैकमोहन लाइन, मैकमोहन रेखा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। निम्नलिखित में से किस नदी में धुआंधार प्रपात का निर्माण होता है? धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर बनता है? कृष्णा, नर्मदा, गोदावरी या फिर महानदी। धुआंधार जो बनता है वो बनता है नर्मदा नदी पर। ठीक है, नर्मदा नदी कहाँ बहती है? सॉरी, कहाँ से निकलती है? ये निकलती है आपकी अमरकंटक से। अमरकंटक, अमरकंटक का पड़ता है आपका एमपी में पड़ता है, यानी मध्य प्रदेश में पड़ता है। अच्छा, ये नर्मदा नदी पर कुछ और भी जलप्रपात हैं, उनका नाम भी नोट कर लीजिए। जैसे कि आपका एक तो धुआंधार तो हो ही गया, दूसरा लिख लीजिए कपिल धारा, और एक और लिख लीजिए आप दुग्ध धारा। यहाँ लिख लीजिए आप, चलो यहाँ दुग्ध धारा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नोट करिए नर्मदा नर्मदा नदी के बारे में, कि नर्मदा नदी कहाँ पे गिरती है। तो देखिए, भारत की 2-3 नदियाँ कुछ ऐसी हैं जो आपसे क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। एक तो नर्मदा नदी और एक ताप्ती नदी, जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं और अरब सागर में या फिर खम्बात की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, एक तो नर्मदा नदी कहाँ गिरती है? ये आपकी अरब सागर में, या अरब सागर अथवा खम्बात की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, और ये पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। बाकी ज़्यादातर नदियाँ क्या हैं? पश्चिम से पूरब की तरफ बहती है। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें? इस पे कुछ बांध भी बने हुए नर्मदा नदी पर, उस बांध के नाम लिख लीजिए। जैसे सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर बांध, ये किस नदी पर है? तो ये आपका नर्मदा नदी पर ही है। इसके अलावा एक बांध और है, उसका नाम है तवा बांध। कौन सा बांध? तवा बांध। तवा बांध भी किस नदी पर है? वो भी आपका नर्मदा नदी पर ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है,
मृदा को बांगर और खादर में विभाजित किया गया। किस मृदा को विभाजित किया गया है? तो देखिए, जो जलोढ़ मृदा होती है उसको बांगर और खादर मृदा में विभाजित किया जाता है। बांगर और खादर मृदा में विभाजित किया जाता है। अच्छा, बांगर और खादर में उपजाऊ मिट्टी कौन सी होती है? तो खादर मिट्टी जो होती है वो आपकी उपजाऊ मिट्टी होती है। ठीक है, नवीन जो जलोढ़ होती है वो खादर को बोला जाता है। तो ये आपकी उपजाऊ होती है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। टोडा जनजाति भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान की निवासी है? जो टोडा जनजाति है वो कहाँ पर मिलती है? दक्षिण भारत में मिलती है। दक्षिण भारत में भी कहाँ पर? जो नीलगिरी पर्वत श्रेणी है उस पर आपकी टोडा जनजाति पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। यदि आपसे राज्य पूछा जाए तो किस राज्य में मिलती है ज़्यादातर? तो तमिलनाडु राज्य में आपकी पाई जाती है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। शीत ऋतु के दौरान कश्मीर क्षेत्र में होने वाली वृष्टिपात की अतिरिक्त मात्रा किसके द्वारा लाई जाती है? ऑप्शन है दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा, पश्चिमी विक्षोभों द्वारा, पीछे हट रहे मानसून द्वारा, या फिर शीतोष्ण चक्रवात द्वारा। तो देखिए, भारत का जो उत्तरी इलाका है उसमें क्या होता है, सर्दियों के टाइम पे बारिश होती है। ठीक है, बारिश क्यों होती है? क्योंकि जो वेस्टर्न जो विक्षोभ होते हैं, यानी जो भूमध्य सागर की तरफ से जो हवा चल रही आती है उनको, उनके कारण क्या होता है, यहाँ पर बारिश होती है। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? पश्चिम विक्षोभों के द्वारा बाद में सर्दियों में यानी जनवरी के महीने में बारिश होती है हल्की हल्की। ठीक है, और यदि आपसे इस पूछ लिया है कि भारत में ज़्यादातर वर्षा किस मानसून से होती है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा भारत में अधिकतम वर्षा होती है। यानी भारत में वर्षा किस मानसून के द्वारा होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा होती है। अच्छा, भारत का जो दक्षिणी भाग है ये वाला, यहाँ पे लौटते मानसून के द्वारा भी बारिश होती है। तो लौटते पीछे हट रहे मानसून के द्वारा बारिश कहाँ पर होती है? तो भारत के जो इसको बोलते हैं कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट। तो कोरोमंडल तट कह लीजिए या फिर तमिलनाडु कह लीजिए या फिर आप कह लीजिए कावेरी नदी को जो जल मिलता है लौटते हुए मानसून से वो यही मिलता है। ठीक है, इसलिए कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, क्योंकि उसमें हर समय हर सीजन में पानी रहता है। तो लौटते हुए मानसून से बारिश कहाँ पर होती है? कोरोमंडल के तट पर होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब क्या है। मौसम के लिए कलर कोड चेतावनी प्रणाली के संदर्भ में पीले रंग का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन है सचेत रहें, तैयार रहें, एक्शन का वक्त, या फिर कोई खराब मौसम नहीं। तो पीले रंग का जो चेतावनी होती है उसका मतलब होता है अलर्ट, यानी कि अलर्ट रहें यानी सचेत रहें। ऑप्शन नंबर ए आपका सही। टकला मकान महोत्सव कहाँ पर है? टकला मकान महोत्सव आपका कहाँ पड़ता है? ये आपका पड़ता है एशिया में, जो आपका चीन है, चीन का जो उत्तर पश्चिम प्रांत है वहाँ पे पड़ता है आपका ये ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका सही? देखिए, पश्चिमी एशिया में आपका क्या हो जाएगा? पश्चिमी एशिया आपका राइट आंसर। सॉरी, पश्चिमी एशिया तो नहीं होगा, ये हो जाएगा मध्य एशिया। पश्चिमी चीन होना चाहिए। अगर पश्चिमी चीन होता तो आपका सही हो जाता, लेकिन मध्य एशिया इसका क्या बनेगा? राइट आंसर बनेगा इसका। ठीक है, पूछा जाए आपसे कि टकला मकान मरुस्थल कैसा है, तो ये शुष्क मरुस्थल है। ठीक है, कैसा मरुस्थल है? शुष्क मरुस्थल है। नेक्स्ट देखिए, पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 के एजेंडा 21 में 21 क्या है? एजेंडा 21 का मतलब क्या था? 21 का मतलब था 21वीं सदी। ठीक है, 21 का मतलब क्या था? 21 का मतलब था 21वीं सदी। ऑप्शन दिखा देता हूँ मैं आपको। ऑप्शन थे 21 महीने, 21 आधिकारिक वार्ताएं, 21वीं सदी, या फिर 21 राष्ट्र। तो क्या सही आंसर हो जाएगा इसका? 21वीं सदी। बात करें पृथ्वी सम्मेलन 1992 की, 1992 की, तो इसको रियो, ये कहाँ पर हुआ था? ये रियो डी जेनेरियो में हुआ था। ये कहाँ पड़ता है आपका? ब्राजील में पड़ता है। ठीक है, ये कहाँ पड़ता है? ब्राजील में पड़ता है। अच्छा, इसका मुख्य विषय क्या था इस सम्मेलन का? इसका मुख्य विषय था धारणीय विकास। धारणीय विकास इसका मुख्य विषय था। इस सम्मेलन का धारणीय विकास मुख्य विषय था। धारणीय विकास का मतलब क्या होता है? अगली पीढ़ी के लिए संसाधनों को सुरक्षित रखना। अगली पीढ़ी के लिए संसाधनों को सुरक्षित रखना। ठीक है, ये होता है धारणीय विकास। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, रामसर सम्मेलन को इस रूप में भी जाना जाता है। बात करें रामसर सम्मेलन की, तो इसकी शुरुआत कब से हुई है? 2 फरवरी 1971 से हुई है। 2 फरवरी 1971 से इसकी शुरुआत हुई है। रामसर स्थान कहाँ पड़ता है? ये स्थान पड़ता है आपका ईरान में। कहाँ पड़ता है? ईरान में। ठीक है, कहाँ पड़ता है? आपका ईरान में पड़ता है। इसलिए 2 फरवरी को हम क्या मनाते हैं? 2 फरवरी को इसलिए हम आर्द्रभूमि दिवस मनाते हैं, आर्द्रभूमि संरक्षण दिवस। ठीक है, अच्छा, तो पूछा क्या था आपसे? रामसर सम्मेलन को इस रूप में भी मनाया जाता है, तो किस रूप में मनाते हैं? आर्द्रभूमियों के संरक्षण के संबंध में भी मनाया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, राज्यसभा का प्रदेश सभापति कौन होता है? तो मैंने आपको बताया हुआ है,
राज्यसभा प्रति सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का प्रति सभापति होता है। 21 अनुच्छेद में लिखा हुआ है, अनुच्छेद 65 में लिखा हुआ है। ठीक है, अनुच्छेद 65 में लिखा हुआ है, सॉरी अनुच्छेद 64 में लिखा है, 65 नहीं, सॉरी सही कर लीजिए इसको। अनुच्छेद 64 में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति, सॉरी उपराष्ट्रपति राज्यसभा का प्रति सभापति होगा। क्लियर। बात करें राज्यसभा का उल्लेख किस अनुच्छेद में, तो राज्यसभा का उल्लेख अनुच्छेद नंबर 80 में है। ठीक है, क्लियर। राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा स्थायी सदन है। ठीक है, स्थायी सदन कभी भी भंग नहीं होता है। और राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष होता है। क्लियर। अच्छा, आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि राज्यसभा के वर्तमान सभापति कौन है? राज्यसभा के वर्तमान सभापति कौन है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। कोई भी भारतीय केवल अपने धर्म, जन्मस्थान, वंश, वर्ण या इनमें से किसी भी के भी कारण कंपनी के अधीन कोई भी पद या रोजगार धारण करने में आसक्त नहीं होगा। यह वचन संहिता किसके द्वारा दिया गया था? 1813 का चार्टर एक्ट, 1833, 1858 या 1861 का भारतीय सिविल सेवा अधिनियम। तो ये दिया गया था आपका 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। ठीक है, 1833 चार्टर एक्ट के द्वारा ये कहा गया था कि कोई भी व्यक्ति धर्म और जन्मस्थान या वर्ण के आधार पर रोजगार धारण करने का आसक्त नहीं होगा। अच्छा, 1833 के चार्टर एक्ट के बारे में कुछ पॉइंट और नोट कर लीजिए। जैसे इस एक्ट के द्वारा ही बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल घोषित किया गया था, भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। ठीक है, और ऐसा होने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? विलियम बेंटिंग, विलियम बेंटिंग। ठीक है। अच्छा, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो विलियम बेंटिंग ही इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, 1833 के चार्टर एक्ट के और क्या हुआ था? तो विधि आयोग की स्थापना हुई थी। क्या हुआ था? तो विधि आयोग की स्थापना हुई थी। क्लियर। 2 पॉइंट है, दोनों ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। भारतीय अर्थव्यवस्था के स्वरूप के बारे में निम्नलिखित में कौन सा एक विकल्प सही है? यानी भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? मिश्रित, समाजवादी, साम्यवादी या फिर पूंजीवादी? तो भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित है। ठीक है, यानी इसमें समाजवादी भी है और साम्यवाद पूंजीवादी भी है। ठीक है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किस देश में है? तो यूएसए में है। और समाजवादी किस में है? तो ये आपकी रसिया में यानी रूस में है। क्लियर। दोनों का मिक्सअप कहाँ पर है? अपने भारत में। नेक्स्ट देखिए, भारत में फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1927 में। ठीक है, इसकी स्थापना की किसने थी? तो इसकी स्थापना की थी जीडी बिड़ला और पुरुषोत्तम दास, पुरुषोत्तम दास ठाकुर। किसके मार्गदर्शन में की थी? तो मार्गदर्शन था महात्मा गांधी का। ठीक है, महात्मा गांधी के मार्गदर्शन में फिक्की की स्थापना की थी। आपसे ये पूछ सकता है कि फिक्की के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, चेयरमैन कौन है? तो फिक्की के वर्तमान चेयरमैन है हर्षवर्धन अग्रवाल, हर्षवर्धन अग्रवाल। ठीक है, एक बार क्वेश्चन आपसे पूछा था यही वाला फिक्की के चेयरमैन के बारे में, यूपी में लोअर पीसीएस की जो भर्ती होती है उसमें क्वेश्चन आया था फिक्की के चेयरमैन कौन है। उस टाइम पर करंट अफेयर था ये। तो ये क्वेश्चन में आपके करंट अफेयर का ही है, अभी नवंबर में बने हैं, ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है। नेक्स्ट देखिए, अर्थव्यवस्था में एच का फुल फॉर्म क्या होता है? एच का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन है व्यवस्थित निकासी योजना, साधारण निकासी योजना, सरल कल्याण योजना या फिर व्यवस्थित कल्याण योजना। तो एच का फुल फॉर्म क्या होता है? सिस्टमेटिक विड्रॉवल प्लान, व्यवस्थित निकासी योजना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय में सूर्य लाल दिखाई देता है प्रकाशिकी में, यह घटना जो सूर्य की इस तरह से दिखाई देने के लिए जिम्मेदार है क्या कहलाती है? तो सूर्य का उगते समय और छिपते समय लाल क्यों दिखाई देता है? तो उसी घटना के पीछे कारण होता है आपका प्रकीर्णन की घटना, प्रकीर्णन की घटना। ठीक है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण क्या होता है? ज़्यादातर रंग क्या होते हैं? बिखर जाते हैं। जो कि लाल रंग होता है उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, तो लाल रंग हमें दिखाई देता है। इस कारण सूर्य छुपते समय और उगते समय क्या होता है? लाल रंग का दिखाई देता है। ठीक है, क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बन जाएगा? प्रकीर्णन। क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट देखिए, पिग्नोमीटर का उपयोग करके क्या मापा जा सकता है? आभूषणों के में आंतरिक दरार, रत्नों का अपवर्तन सूचकांक, दूध की शुद्धता, तरल और ठोस का अपेक्षित घनत्व। तो पिग्नोमीटर के द्वारा हम क्या नाप सकते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। ठीक है, तरल और ठोस का अपेक्षित घनत्व के द्वारा
को हम नाप सकते हैं पिकोमीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि कौन सा जो पदार्थ है या फिर किस पदार्थ की क्वालिटी कितनी अच्छी है, इस तरीके से आप पिकोमीटर के द्वारा नाप सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन दिया है, कैंसर के उपचार में निम्नलिखित तत्वों की समस्थानिकों में से किसका प्रयोग किया जाता है? कैंसर के उपचार के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये आपका किया जाता है कोबाल्ट का। ठीक है, कोबाल्ट। कोबाल्ट किसमें मिलता है? विटामिन B12 में मिलता है। विटामिन B12 जो होता है, विटामिन 12, सॉरी विटामिन B12, विटामिन B12 में मिलता है। ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? साइनोकोबालामीन। साइनोकोबालामीन। ठीक है, क्लियर। अच्छा, आयोडीन से कौन से रोग की निजात, कौन से रोग में फायदा करता है आयोडीन? तो आयोडीन करता है आपका थायराइड में, थायराइड में। ठीक है। अच्छा, पूछा जाए आपसे सोडियम। सोडियम के बारे में क्या क्वेश्चन बनता है आपसे कि सोडियम, सोडियम का जो संरक्षण किया जाता है वो किस प्रकार के तरल में किया जाता है? तो सोडियम जो रखा जाता है वो किसमें रखा जाता है? कैरोसिन तेल में रखा जाता है। कैरोसिन तेल में रखा जाता है। ठीक है। और नाभ के रिएक्टर में कौन सा ईंधन प्रयोग करते हैं? तो नाभ के रिएक्टर में यूरेनियम प्रयोग किया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन किसमें होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन किसमें होता है? जठर, यकृत, शुद्धांत या फिर बृहदांत? तो किसमें होता है? तो देखिए, सबसे पहले आप समझिए कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा को पचाने वाला कौन कौन से एंजाइम होते हैं, जिनको हम पूर्ण पाचक रस भी कहते हैं। पूर्ण पाचक रस, तीन एंजाइम होते हैं, कौन कौन से? जिनको शॉर्ट में बोलते हैं लेट, लाइपेज, अमाइलेज और ट्रिप्सिन। ठीक है, और ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन किसका पाचन करता है? तो ये करता है प्रोटीन का, सॉरी, ट्रिप्सिन करता है प्रोटीन का, लाइपेज करता है वसा का, ये करता है आपका कार्बोहाइड्रेट का, कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है, ये निकलता कहाँ से? ये पूर्ण पाचन रस निकलता है अग्नाशय से। अग्नाशय जो आपकी मिश्रित ग्रंथि होती है वहां से ये निकलता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बन जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्षुद्रांत, यानी छोटी आंत में। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बच्चे को दूध पिलाने वाली माताओं के दूध में निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पाया जाता है? प्रोजेस्टेरॉन, मेलाटोनिन, ग्लूकाइन या टेस्टोस्टेरोन? कौन सा हार्मोन होता है? तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होता है, जो कि आपका एक फीमेल हार्मोन भी होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये आपका सही है। योग्यतम की उत्तर जीवता का सिद्धांत किसने दिया था? योग्यतम की उत्तर जीवता का सिद्धांत किसने दिया था? तो डार्विन ने दिया था। ऑप्शन नंबर ये आपका एकदम सही है। डार्विन की पुस्तक का नाम पूछा जाता है, उनकी पुस्तक का नाम था आपका ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, भारतीय रेलवे द्वारा शुरू की गई कवच प्रणाली एक है। यात्रियों के लिए बीमा योजना, स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली, ट्रेनों की गति बढ़ाने के लिए प्रणाली या फिर स्वचालित क्रॉसिंग प्रणाली? तो ये क्या है? कवच क्या है? कवच क्या है? देखिए, जैसे मान लीजिए ये रेलवे ट्रैक है। ठीक है, एक ट्रेन इधर से आ रही है, एक ट्रेन इधर से आ रही है। तो कवच सिस्टम क्या करेगा? इन दोनों को अलर्ट कर, जैसे मान लीजिए सेम ही ट्रैक पे दोनों ट्रेनें आ रही हैं, तो एक दूसरे को अलर्ट कर देगा और इनका जो एक्सीडेंट होगा, एक्सीडेंट होने से बच जाएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है? एकदम सही। क्लियर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अच्छा, रेल के बारे में पूछा है तो रेल के बारे में कुछ पॉइंट और नोट कर लीजिए। जैसे कि आपके वर्तमान में रेल मंत्री कौन है? वर्तमान रेल मंत्री आपके अश्विनी वैष्णव है। ठीक है, अश्विनी वैष्णव। नेक्स्ट देखिए, भारत का पहला बीम हथियार काली 5000 किसके द्वारा विकसित किया गया था? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान, बिरला प्रौद्योगिकी संस्थान या फिर भाभा परमाणु संस्थान? काली 5000 किसके द्वारा किया गया था? बार्क, यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, बार्क के द्वारा ये स्थापित, क्या कहते हैं इसको, विकसित किया गया था। ठीक है, ये है क्या? देखिए, ये लेजर बीम के माध्यम से क्या करता है? हथियारों को नष्ट करता है। लेजर बीम के माध्यम से हथियारों को नष्ट करने का काम होता है इसका। अच्छा, पूछा जाए बार्क के बारे में, तो बार्क की स्थापना कब हुई थी? 1954 में। 1954 में किसने की थी? होमी जहांगीर भाभा। होमी जहांगीर भाभा ने इसकी स्थापना की थी, इसलिए इनको भारतीय परमाणु अनुसंधान केंद्र का जनक भी बोला जाता है। ठीक है, इनको भारतीय परमाणु अनुसंधान का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, किसको? होमी जहांगीर भाभा को।
नेक्स्ट देखिए, भारत की पहली निजी क्षेत्र होवित्जर बंदूक बनाने वाली यूनिट कहाँ विकसित की गई है? जमशेदपुर, कोलकाता, हजीरा या फिर ग्वालियर? ये की गई आपकी हजीरा। हजीरा कहाँ पड़ता है? सूरत में। सूरत कहाँ पड़ता है आपका? गुजरात में। क्लियर? किस कंपनी ने विकसित की है? तो ये लार्सन एंड टुब्रो, LNT। ठीक है, LNT कंपनी ने इसको विकसित किया है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस यंत्र नहीं है? आउटपुट कौन सा नहीं है? आउटपुट होता क्या है? तो जिसके द्वारा कंप्यूटर परिणाम दिखाता है उसको बोलते हैं आउटपुट। कौन सा नहीं है इसमें? सॉरी, कौन सा यंत्र है इसमें? ऑप्टिकल ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन यंत्र, प्रोजेक्टर, स्कैनर या फिर चुंबकीय स्याही अक्षर पहचान। तो इसका क्या आ जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी, प्रोजेक्टर। और नाम लिख लीजिए दो दो तीन। मॉनिटर, मॉनिटर भी क्या होता है? एक तरह का आउटपुट डिवाइस होती है। स्पीकर भी क्या होता है? स्पीकर होता है आपका, प्रिंटर होता है, ये सब क्या है? आउटपुट डिवाइस है। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, वेब ब्राउज़र में वेब पेजों को प्रदर्शित करने के लिए निम्नलिखित में कौन उत्तरदायी है? प्रदर्शित करने के लिए कौन उत्तरदायी है? ऑप्शन है सर्वर, पेज इंजन, सर्च इंजन या फिर रेंडरिंग इंजन। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, रेंडरिंग इंजन। इसके द्वारा वेब पेजों को प्रदर्शित किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। नेक्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस दिवस को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं? तो 7 अप्रैल को मनाते हैं। क्यों? क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को क्या हुआ था? WHO की स्थापना हुई थी। WHO की स्थापना हुई थी। WHO क्या? विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पड़ता है? इसका मुख्यालय आपका जिनेवा में पड़ता है। वर्तमान में इसके हेड कौन है? तो नागोजी एबेला। नागोजी एबेला वर्तमान में इनकी हेड है। ठीक है, जो कि WHO की पहली महिला अध्यक्ष भी है। सॉरी, एक सेकेंड की गलत हो गया है। WHO के वर्तमान में हेड कौन है? तो इनके डॉक्टर टेड्रोस है। डॉक्टर टेड्रोस, नोट कर लीजिए, डॉक्टर टेड्रोस। ठीक है, डॉक्टर टेड्रोस कौन? वर्तमान WHO के हेड है। क्लियर? बाकी सब आपका ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 12 जुलाई, 5 जून, 10 अप्रैल या फिर 23 जून? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। ठीक है, क्योंकि 5 जून 1972 को क्या हुआ था? 1972 को स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था। स्टॉकहोम सम्मेलन। ठीक है, तभी से क्या है? तभी से इसकी पर्यावरण दिवस मनाए जाने की शुरुआत हुई है। ठीक है, स्टॉकहोम सम्मेलन का संबंध किससे है? तो पर्यावरण से ही संबंधित है स्टॉकहोम सम्मेलन। नेक्स्ट है, परमवीर चक्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह शांति काल का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है, या ब्रिटिश विक्टोरिया क्रॉस का स्थानापन्न है, इसे असैनिकों को प्रदान किया जाता है। ऑप्शन दे रखे हैं, केवल एक, केवल दो, दो या तीन, या फिर एक दो तीन। इसमें राइट कौन सा है? राइट है इसमें ऑप्शन नंबर बी, सॉरी, पॉइंट नंबर दो। कौन सही हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर बी ही आपको एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, यानी ये किसने शुरू की थी इसकी शुरुआत? तो इसने ब्रिटिश विक्टोरिया क्रॉस ने इसकी शुरुआत की थी, उसने ही इसको स्थापित किया था। ऑप्शन नंबर दो आपका सही। नेक्स्ट देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को किस दिवस के रूप में घोषित किया है? 21 जून को क्या मनाया जाता है? आप सभी को पता है क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। पहली बार कब मनाया गया था? पहली बार मनाया गया था आपका 2015 में। ठीक है, 2015 में पहली बार ये मनाया गया था। नेक्स्ट देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के किस संगठन का उद्देश्य शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से शांति का निर्माण करना है? ये FAO, विप्पो, यूनेस्को या फिर UNHCR? तो यूनेस्को जो है आपका, ये यूनेस्को, इसका गठन किसके लिए किया गया? इसका गठन किया गया था आपका शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से शांति का निर्माण करने के लिए यूनेस्को की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? तो 16 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना की गई थी, 16 नवंबर 1945 को। ठीक है, यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय आपका पेरिस में है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? भारत का वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? आपका देहरादून में है, यानी कि उत्तराखंड में है। ठीक है, कटक में क्या कटक में क्या है? भारतीय चावल अनुसंधान केंद्र। भारतीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? कटक में। ठीक है, सबसे ज़्यादा वन कहाँ पाए जाते हैं? वन की बात चले, सबसे ज़्यादा वन किस राज्य में है? सर्वाधिक वन आपके MP में है। ठीक है, किसमें है? MP में। लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, 1954 में भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति में कौन नहीं थे? तो 1954 में 3 लोगों को भारत रत्न मिला था।
कौन कौन थे वो? सी बी रमन, राजगोपालाचारी और राधा कृष्णन। आप याद कैसे रख सकते हैं? देखिए इसमें भी रहा है, इसमें भी रहा है और इसमें भी रहा है, ठीक है। यहाँ टपल आ रहा, आप इसको याद रख सकते हैं। तो तीनों को क्या मिला था? भारत रत्न मिला था। किसको नहीं मिला था? भगवान दास को भारत रत्न नहीं मिला था, ठीक है। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। तो यही था आपका जीएस का पोर्शन। आप शुरू करते हैं आपका मैथ का पोर्शन। देखिए पहला क्वेश्चन दिया है, एक से लेकर 100 तक की कितनी संख्याएं हैं जो न केवल 4 से पूर्णतः विभाजित हैं बल्कि उनमें 4 का अंक भी होना चाहिए। यानी ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें 4 भी हैं और वो 4 से विभाजित भी हैं। तो देख लेते हैं। सबसे पहले संख्या आएगी 4, फिर आएगी आपकी 24, फिर 40, 44, 48 आएगा, फिर आपका 64 आएगा, फिर 84 आएगा। ठीक है, कितनी हो गई आपकी? 1 2 3 4 5 6 7। 7 संख्या ऐसी हैं जो जिनमें 4 भी हैं और वो 4 से विभाजित भी हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन दिया है, एक्स का न्यूनतम मान क्या होना चाहिए जिसके जिसके लिए संख्या पूरी तरह से विभाजित हो। तो देखिए एक्स का न्यूनतम मान चाहिए, तो ऑप्शन सहायता से हम इसको कर सकते हैं। न्यूनतम की बात हो रही है, सबसे पहले हम 3 से शुरुआत करेंगे, फिर 7 से, फिर इससे एक एक करके चेक कर लेते हैं। तो जब हम 3 को रखेंगे तो पहले आएगा आपका ये 3, और एक्स के बाद कितना रखें? 3, 3 प्लस 63 कितना हो जाएगा? 66। यानी 3 गुणा 66 प्लस के 640। किससे विभाजित होना चाहिए? 17 से विभाजित होना चाहिए। चेक कर लेते हैं। 66 इंटू 3 कितना होता है? 198 प्लस के 640। 17 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 8 इधर आएगा, और 9 4 13, और ये हो जाएगा आपका 6 और 7 तो 1 8, 838 में जब 17 से भाग करेंगे तो 17 चौक 68, 15, ये पूरा पूरा नहीं कटेगा। कुल मिला के आपका 17 से भाग इसमें नहीं जा रहा है। अब दूसरा ऑप्शन था हमारे पास 7, क्योंकि हमें न्यूनतम ढूंढना था, तो हम 7 रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ चेक कर लेते हैं, तो ये आएगा आपका 3, एक्स के 7 रखेंगे, 7 प्लस 63 कितना हो जाएगा? 70 प्लस के 640। 7 के 21 है, 210 यहाँ से मिल जाएगा, और 640 आपका यहाँ से मिल जाएगा। 21 प्लस 64 कितना होता है? 85, यानी 850। 850 हमारा किससे विभाजित होना चाहिए? 17 से विभाजित होना चाहिए। 17 से भाग करेंगे, 17 पंजे 85। कितनी बार कट रहा है? 50 बार आपका कट रहा है। तो इसका राइट आंसर कितना बनेगा? ऑप्शन नंबर सी। ये सबसे शॉर्ट तरीका पड़ेगा ऑप्शन सादा सॉल्व करना, वरना फिर दूसरे तरीके से आपको बहुत लंबा पड़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक संख्या जिसे 4 5 6 और 8 से भाग देने पर शेष पर 3 बचे, और 9 से भाग करने पर शेष पर कोई भी ना बचे। तो आपको यहाँ पे क्या देखना है? तो देखिए एक तरीका, जो बेसिक तरीका होता है वो क्या होता है कि इनका सबका एलसीएम ले लीजिए, फिर आप भाग करके देखते रहिए उसमें, तो वो आपको थोड़ा लॉन्ग लॉन्ग पड़ जाएगा। दूसरा शॉर्ट तरीका क्या होता है? तो विभाज्यता का नियम लगाएंगे इसमें। देखिए आपसे, आपको यहाँ से यहाँ बोला गया है कि जिसे 4 और 5 6 और 8 से भाग देने में इस पर कितना बचना चाहिए? 3 बचे। 5 की भाज्यता का नियम क्या होता है? 5 की भाज्यता का नियम ये होता है कि यदि हम किसी संख्या में 5 से भाग कर रहे हैं और शेष पर हमारा कितना बचा है? 3 बचा है, तो उस संख्या का इकाई अंक या तो 8 होगा या फिर कितना होगा? 3 होगा। 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, ये आपका आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, ये तो 5 की भाज्यता के नियम से हमने एक ऑप्शन को हटा दिया। दूसरा, 9 की भाज्यता का नियम क्या होता है? क्योंकि संख्या 9 से भी कटनी चाहिए, तो 9 की भाज्यता का नियम क्या होता है? उस संख्या के अंकों का योग 9 से पूरा पूरा करना चाहिए। अंकों का योग 9 से करना चाहिए। इसके अंकों का योग कितना है? 6, ये 9 से नहीं कट रहा है। इसके अंकों का योग कितना है? 12 है, ये भी 9 से नहीं कट रहा है। एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यही आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। उस न्यूनतम संख्या के अंकों का योग बताइए जिसे इतने में से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो आपको इसका वर्गमूल वाली जो विधि होती है उस तरीके से इसका वर्ग निकालना पड़ेगा। देखिए कैसे निकालते हैं इसे। देखिए ये संख्या दे रखी है, अब इसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे? तो देखिए दाईं तरफ से जोड़े बनाइए, एक जोड़ा, दो जोड़ा और तीन जोड़ा। अभी ये दे रखा है आपको 62। अब आपको ऐसी संख्या देखनी है जिसका वर्ग करने पर हमें 62 से कम मिले। कौन सी संख्या मिलेगी हमें? 7 मिलेगी। 7 यहाँ लिखिए, 7 यहाँ लिखिए, ठीक है, और 7 ही इसके नीचे लिख दीजिए। ठीक है, 3 जगह लिखना है आपको, ठीक है। तो 7 का 7 में गुणा करें कितना आएगा? 49। कितना बचा? तो ये बचेगा आपका 13। अब आपको क्या करना है? पूरा जोड़ा उतारना है। 53 उतर आएगा, ठीक है, उतर के आएगा 53, उतर के आ जाएगा। अब देखिए 7 और 7 कितना होता है? 14। इस वाली तरफ जोड़ना हो, ये तरीका होता है, इस तरीके से सवाल वर्गमूल निकाल सकते हैं, ठीक है। और ये कितना हो गया आपका? 14 हो गया। और ये आपका 1353 हो गया। अब आप ऐसी संख्या यहाँ पर लिखिए जिसका उसमें पूरी संख्या में गुणा करने पर ये इससे कम आए। तो देखिए कितना लिख सकते हैं हम? तो 14 का हम 135 में भाग करके अंदर लगा सकते हैं। 14 ढाई 140 होता है, 14 में 126 होता है, यानी 9 बार चला जाएगा आपका, है ना। तो 9 यहाँ लिखेंगे तो 9 ही आप यहाँ लिखेंगे। 9 का गुणा कर दीजिए इसमें, 9 में 81, और 14 में 126, और 8 134। 9 हमने यहाँ लिखा, 9 यहाँ लिखा, तो 9 हम इसके नीचे भी लिखेंगे।
ये कितना हो जाएगा, 9 9 18 और ये आपका 15। इसको घटाइए, कितना घटेगा, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा आपका 1, यानी 12 बचेगा। हम ये वाला उतारेंगे, कितना हो जाएगा, 1255। ठीक है, अब आपका 1255 बचा, यानी 1255 आपका क्या है। अब देखिए यहाँ पे हम कुछ भी संख्या लेंगे इससे हमें ज़्यादा ही मिलेगा। जैसे मान लीजिए हम जीरो ले लेंगे तो यहाँ पे जीरो लगाना पड़ेगा और यहाँ पे जीरो लगाना पड़ेगा। यहाँ कितना आएगा, जीरो का इसमें गुणा करेंगे तो ये जीरो ही आएगा। कुल मिला कितना शेष पर बचेगा, 1255 ही शेष पर बचेगा। यानी यदि हम इस संख्या में से ये वाली संख्या घटा दें तो हमें ये पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाएगी। किसकी पूर्ण वर्ग मिलेगी, तो 790 का हमें पूर्ण वर्ग मिल जाएगा। आपसे यही पूछा था कि कौन सी संख्या घटाई जाए, कितना घटाया जाएगा आपसे, 1255 घटाया जाएगा। अंकों का योग पूछा था, 1255 के अंकों का योग कितना हो जाएगा, 1 और 2 3, 3 और 10 13, कितना हो जाएगा 13, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट है, आपको एक करनी दे रखी है, इनका आपसे पूछा कि सबसे बड़ी करनी इसमें से कौन सी है। देखिए सबसे बड़ी संख्या कैसे, करनी कैसे निकालते हैं वो देखिए। देखिए यदि किसी करनी में, यदि ऐसे एक करनी दे रखी है आपको, है ना, यदि इनके अंकों का योग क्या हो, समान हो। जैसे यहाँ पे कितना है, 12 और 3 15, यहाँ कितना है, यह 2 दे रखा है। यदि हम इसको अंडर में लगाएंगे तो अंडर में 4 ले सकते हैं, तो 11 और 4 15 हो जाएगा, 10 और 5 15 है, 14 और 1 15 है। यानी अंकों का योग क्या है, समान है। अंकों का योग क्या है, समान है। तो सबसे बड़ी कैसे करनी कैसे निकालेंगे, तो जिसका गुणा अधिक होगा, गुणा अधिक तो करनी भी बड़ी होगी। ठीक है, गुणा बड़ा होगा तो करनी भी क्या होगी, बड़ी होगी। चेक कर लेते हैं। देखिए 12 तिया 36 और यहाँ पर 4 आ जाएगा, क्योंकि ये 2 है, वर्गमूल लिखेंगे 4 ले सकते हैं, तो 11 चौक 44 हो जाएगा ये, और 10 पंजे 50 हो जाएगा, और 14 एकम 14 हो जाएगा। बड़ी कौन सी इसमें, 50 वाली। 50 किस पर आया था, 10 पंजे 50 पर आया था। तो इसमें सबसे बड़ी भिन्न परमेय कौन सी हो जाएगी, परमेय संख्या हो जाएगी आपकी √5 + √10। ठीक है, यदि जोड़ समान है तो गुणा जिसका अधिक होगा वही सबसे बड़ी भी होगी। ये सबसे बढ़िया तरीका होता है इस तरीके के सवालों को सॉल्व करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित भिन्नों में सबसे बड़ी भिन्न बताइए। सबसे बड़ी भिन्न कैसे निकाल सकते हैं, तो मैंने आपको शॉर्ट जब वीडियो बनाई थी उनमें बताया था, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप चेक कर सकते हैं। बाकी इस तरीके से सवालों में देखिए कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये 14 के डबल से कम है, ये 9 के डबल से कम है, ये 12 के डबल से ज़्यादा है, और 11 के डबल से ज़्यादा है, यानी दोनों से अधिक है। तो इसका मतलब ये दोनों भिन्न तो नहीं हो सकता इसका आंसर, क्योंकि बड़ी इनमें से कोई एक होगी, क्योंकि 2 से ज़्यादा बचा रहा है यहाँ पे। तो इन दोनों में बड़ा कौन होगा वो चेक कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक करके। 25/12 और 23/11, 11 गुणा 25 में करेंगे कितना आएगा, 275 आएगा। 12 गुणा 23 में करेंगे कितना आएगा, 276 आएगा। 275 276 में कौन बड़ा है, 276 बड़ा है। इसका मतलब बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी, 23/11 हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए, 6/5 + 4√3 का सरलीकृत मान बताइए। इसको सिंप्लीफाई करना है, कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए 6 + 5 + 4√3 कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, इसके संयुग्मी का ऊपर नीचे गुणा करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसका संयुग्मी क्या होगा, 5 - 4√3। ठीक है, ऊपर नीचे गुणा कर देंगे 5 - 4√3 से। ठीक है, इसका गुणा इसमें करेंगे कितना आएगा, 6 पंजे 30 -24√3। नीचे फॉर्मूला क्या बन जाएगा, a + b × a - b, यानी a²-b²। 5 25 -4 16 3 48। नीचे हो जाएगा आपका -23, ऊपर हो जाएगा आपका 30 -24√3। ठीक है, ऊपर से माइनस कॉमन ले लीजिए, तो ये ऊपर हो जाएगा आपका 24√3 -30। ऊपर वाले माइनस से नीचे वाला माइनस कट जाएगा, कितना बचेगा, 23 बचेगा। तो 24√3 -30/23, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी एकदम सही है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए है, इस क्वेश्चन को आपको करना है, क्योंकि मैंने सारे में भी पिछले जो प्रैक्टिस सेट थे उनमें मैंने आपको बोर्ड मार्क्स का नियम बताया था, उस नियम को फॉलो करना है आपको, इस क्वेश्चन को करना है। ठीक है, कमेंट में बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक दुकानदार की लगातार 5 महीने की बिक्री इस प्रकार है कि 6,435, 6,927, 6,855 और 7,230 और 6,562। छठे महीने में उसके पास कितनी बिक्री होनी चाहिए ताकि उसे 6500 रुपये का औसत बिक्री मिले। यानी 6 महीने का जो औसत है वो कितना है, 6500 होना चाहिए। ठीक है, तो ये बताइए, आपको पता है कि औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर होता है कुल योग बटे में कुल संख्या।
ठीक है, कुल योग बटे में कुल संख्या। यहाँ से आप निकाल सकते हैं कुल योग बराबर क्या हो जाएगा, ये औसत गुणा संख्या। कुल योग बराबर क्या हो जाएगा, कुल योग बराबर हो जाएगा औसत गुणा संख्या, औसत गुणा संख्या। ठीक है, अब देखिए औसत कितना दे रखा है, औसत दे रखा है 6500, संख्या कितनी है 6 महीने की है, तो कुल योग कितना हो जाएगा 6500 गुणा 6, 0 0 6 5 30 6 36 39 39,000 कुल योग हो गया। ठीक है, अब ये योग कितने के बराबर होना चाहिए, 6 महीने के योग के बराबर होना चाहिए, जिसमें 5 महीने का तो बिक्री दे रखी है, 6 के हम छठे महीने के हम एक्स मान लेंगे। तो इन सबको जोड़ेंगे, इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो देखिए इन सबको जोड़ने पर जो योग आएगा वो आएगा 34,009, 34,009 किसका योग होगा, इन सबको जोड़ने पर। ये तो 5 महीने का योग हो गया, छठे महीने का हमने मान लिया एक्स, जबकि टोटल योग है कितना 39,000। ठीक है, मैंने थोड़ा शॉर्ट कर दिया यहाँ पे, तो कैलकुलेशन में थोड़ा टाइम ना लगे आप। ठीक है, आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, इन सबको जोड़ें कितना आएगा 34,009 आएगा, छठे महीने का मैंने एक्स मान लिया, एक्स मान लिया और टोटल कितना है 39,000। यहाँ से आप एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, 39,000 में से कितना घटा देंगे 34,009 घटा देंगे, कितना आएगा आपका 4,991। छठे महीने कितनी बिक्री है, छठे महीने बिक्री है 4,991। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए, लगातार 5 विषम संख्या का औसत 61 है, उच्चतर तथा निम्नतर संख्या के बीच का अंतर बताइए। देखिए लगातार 5 विषम संख्या का औसत दे रखा है 61, इसका मतलब क्या है, देखिए 5 विषम संख्या 1 2 3 4 5, इनका औसत कितना दे रखा है 61 दे रखा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो विषम संख्या का औसत जो होता है वो बीच वाली संख्या होती है, तो इसका औसत कितना होगा 61 हो, 61 क्या हो जाएगा, इसका बीच वाली संख्या हो जाएगी। अब आपको पता है कि लगातार 2 विषम संख्या के बीच में कितने का अंतर होता है, 2 का अंतर होता है, तो इससे जो सबसे छोटी वाली संख्या होगी कितनी होगी, ये आपकी 59 हो जाएगी, ये आपकी 57 हो जाएगी। ठीक है, दो दो का अंतर होता है, और सबसे बड़ी वाली संख्या कितनी होगी, ये आपकी 63, ये आपकी 65। पूछा क्या है, सबसे बड़ी वाली और सबसे छोटी वाली का अंतर बताइए, तो 65 और 57 का अंतर कितना हो जाएगा, 65 माइनस के 57 बराबर 8, अंतर कितने का आएगा, अंतर आएगा आपका 8 का, ऑप्शन नंबर बी एकदम सही। अमन, अनिल, अतुल 10 रुपए की लॉटरी टिकट खरीदने के लिए सहमत हैं। अमन 5 रुपये लगाता है, अनिल 3 रुपये और अतुल 2 रुपये का योगदान करता है। वे इस बात पर सहमत हैं कि यदि वे इस टिकट के साथ कुछ भी जीतते हैं तो उनके योगदान के समान अनुपात में इसे साझा किया जाएगा। अगर वे 25 जीतते हैं तो अनिल को कितने रुपये मिलते हैं। देखिए जिस अनुपात में वो लगा रहे हैं उसी अनुपात में उनका लाभ बटेगा। तो उन्होंने किस अनुपात में लगाए हैं, अमन ने लगाए आपके 5 रुपये, अनिल ने लगाए आपके, अमन ने 5 रुपये, अनिल ने लगाए आपके 3 रुपये और अतुल ने लगाए आपके 2 रुपये, यानी इस अनुपात में उन्होंने लगाए, तो इनको मिलेगा भी इसी अनुपात में। तो इनका जो लाभ बटेगा वो इसी अनुपात में तो बटेगा। कुल लाभ कितना है 25,000, अनुपातिक रूप से कुल लाभ कितना है 5 और 3 8 और 2 10, यानी 10 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 10 यूनिट आपका 25,000 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2500 आ जाएगी। पूछा किसका था, अनिल का पूछा था, अनिल कितना है 3 यूनिट, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2500 गुणा 3, 2500 गुणा 3 यानी कि 7500। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए, 3 व्यक्तियों का औसत वजन 140 किलोग्राम है। इन तीनों व्यक्तियों के वजन का अनुपात 1:2:4 है। सबसे भारी व्यक्ति का वजन बताइए। देखिए तीनों का औसत दे रखा है आपको 140 किलोग्राम, जब तीनों का औसत 140 किलोग्राम है तो उनका योग कितना होगा, तो आपको पता है योग बराबर क्या होता है, कुल योग बराबर होता है औसत गुणा संख्या। तीनों का योग कितना हो जाएगा, औसत गुणा संख्या यानी 140 गुणा 3 कितना हो जाएगा 420। ठीक है, कुल योग हो गया 420। अब उनका अनुपातिक योग कितना है 1 और 2 3 और 4 7, यानी 7 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा 420 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से एक की वैल्यू कितनी जाएगी 420 बटे में 7 यानी कि 60 किलोग्राम। ठीक है, पूछा किसका था, पूछा था सबसे भारी, सबसे भारी कौन सा 4 यूनिट वाला, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक की 60 है, 4 की कितनी हो जाएगी 60 गुणा 4 यानी कि 240, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कुल 240 अंक प्राप्त करना आवश्यक है। एक छात्र को 192 अंक मिलते हैं और उसे 12 अंकों से फेल घोषित किया जाता है। एक छात्र को अधिकतम कुल कितने अंक मिल सकते हैं, अधिकतम कुल अंक कितने मिल सकते हैं, इसका मतलब अधिकतम पेपर कितने नंबर का था। तो देखिए मान लीजिए पेपर कितने नंबर का था 100 नंबर का था, कितने नंबर का था 100 नंबर का था, 100 में से, ठीक है पेपर कितने नंबर का था, पेपर नंबर था 100 नंबर का। ठीक है, अब जरा ये बताइए कितने नंबर से फेल हुआ है वो, 12% नंबर से, 12% नंबर से फेल हुआ है, 12%, 100 का 12% 12 ही रहेगा। अच्छा एक बार बताइए, जब उसको 240 मिल जाते तो वो पास हो जाता, लेकिन मिले कितने 192 मिले,
जब 240 मिल जाते तो वो पास हो जाता, लेकिन मिले कितने, 192, कितने कम पड़ गए, तो आप कहेंगे 48 नंबर से कम मिले। कितने नंबर कम मिले, 48 नंबर, यानी 48 नंबर से वो फेल हो गया। लेकिन परसेंटेज में कितने से फेल हुआ है, 12% से फेल हुआ है। तो 12% किसके बराबर हो जाएगा, 48 के बराबर हो जाएगा। 12% की वैल्यू कितनी है, 48, और 1% की वैल्यू यहाँ से कितनी मिल जाएगी, 48/12 यानी कि 4। 1% की वैल्यू 4 है, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, हमने फुल मार्क्स कितने माने थे, 100 माने थे, तो 100 की वैल्यू कितनी जाएगी, 4 × 100 यानी कि 400। ठीक, ऑप्शन नंबर डी। 15 सेवों का क्रय मूल्य 20 सेवों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि बचत बताइए। ये क्रय मूल्य को हम दर्शाते हैं सीपी से और विक्रय मूल्य को दर्शाते हैं एसपी से। तो 15 का सीपी बराबर किसके हैं, 20 के एसपी के। एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस। 15 का क्रय मूल्य 20 के सेलिंग प्राइस के बराबर है। ठीक है, यहाँ से सीपी अपॉन एसपी निकाल सकते हैं हम, कितना जाएगा, 20/15। ठीक है, ये 15 इधर चला जाएगा और एसपी इधर आ जाएगा, तो 5 से 4 बार, 5 से 3 बार, यानी कि 4/3। इसका मतलब क्या है कि क्रय मूल्य कितना है, 4, विक्रय मूल्य कितना है, 3 है। यानी 4 वाली चीज़ 3 में बेची जा रही है। कितने के लॉस पे बेची जा रही है, 1 के लॉस पे बेची जा रही है। कितने परसेंट का लॉस हो रहा है, तो 1 का लॉस हो रहा है किस पे, क्रय मूल्य यानी कि 4 पर। परसेंटेज में चाहिए तो 100 से गुणा कर दीजिए, 4 से कट जाएगा 25 पर, यानी कितने परसेंट का लॉस हो रहा है, 25% की हानि हो रही है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, विनय ने 60 दर्जन कलम 76 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदे। उसने 20 दर्जन 20% के लाभ पर और शेष 40 दर्जन 25% के लाभ पर बेच दिए। उसका लाभ परसेंटेज बताइए। ठीक है, लाभ चाहिए हमें परसेंटेज में। ठीक है, तो ये जो वैल्यू दे रखी है इसकी कोई यूज नहीं है। ठीक है, कैसे पता करेंगे, आपको परसेंटेज में लाभ चाहिए तो इसका कोई यूज नहीं होगा। अब मान लीजिए कि 60 दर्जन उसने जो कलम खरीदी है, कितनी खरीदी है, वो 60 रुपये की ही खरीदी है। ठीक है, क्योंकि हमें प्रॉफिट चाहिए, परसेंटेज में पूछा है, तो इसका कोई यूज होने वाला है नहीं वैल्यू का। मान लिया 60 दर्जन 60 रुपये खरीदी है, तो एक दर्जन 1 रुपये की हो गई, और उसने 20 दर्जन 20% के लाभ पर बेच दी। 60 दर्जन 60 रुपये की खरीदी थी, अब 20 दर्जन कितने परसेंट के प्रॉफिट पे बेची, 20% के प्रॉफिट पे। तो 20 दर्जन का क्रय मूल्य कितना था, 20 रुपये था, 20% के लाभ पर बेच दी, तो 20 का 20% कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 4 रुपये हो जाएगा। यानी कि 20 वाली चीज़ 4 रुपये के लाभ पर कितने की बेच दी, 24 रुपये की बेच दी। क्लियर। ऐसे ही 40 दर्जन कितने की बेची होंगी उसने, 25% के लाभ पर, तो 40 का 25% कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 40 का 25% हो जाएगा 10। यानी 40 वाली चीज़ 10 रुपये के लाभ पर कितने की बेची थी, तो 40 दर्जन 40 रुपये खरीदे थे, और 10 रुपये के लाभ पे बेच रहा है, कितने बेच रहा होगा, 50 का बेच रहा होगा। अब देखिए 60 दर्जन 60 रुपये की खरीदी थी, अब 60 दर्जन कितने की बेच रहा है वो, तो 60 दर्जन बेच रहा है आपके 74 रुपये की। ठीक है, खरीदी कितने की थी, 60 रुपये की, बेच कितने का रहा है, 74 रुपये की। कितने का प्रॉफिट कमा रहा है, आप कहेंगे 14 रुपये का प्रॉफिट कमा रहा है। कितने परसेंट का प्रॉफिट कमा रहा है, आपको पता परसेंटेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, लाभ बटे में क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना था, हमने 60 माना था, गुणा कर दीजिए 100 का, तो 20×5 100, 20 दिया 60, 14×5 70, 70/3, यानी कि 23.33%। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही आंसर है। ठीक है, 76 मान के चलते तो आपको क्या होता है, आपको थोड़ा कैलकुलेशन में दिक्कत होती। ऑप्शन नंबर ए आपका सही। नेक्स्ट देखिए, दीपक अकेले एक कार्य को 30 घंटे में कर सकता है। दीपक तथा राहुल मिलकर उस कार्य को 20 घंटे में कर सकते हैं। राहुल और वरुण मिलकर उस कार्य को 15 घंटे में कर सकते हैं। वरुण अकेले कितने घंटे में कर सकता है, देखिए दीपक कितने घंटे में कर सकता है, 30 घंटे में, और दीपक प्लस राहुल कितने घंटे में कर सकते हैं, 20 घंटे में, और राहुल प्लस वरुण कितने घंटे में कर सकते हैं, राहुल और वरुण मिलकर उसे 15 घंटे में कर सकते हैं। पूछा आपसे वरुण कितने घंटे में कर सकता है। ठीक है, देखिए इन तीनों का एलसीएम ले लीजिए। टोटल टोटल काम हमने मान लिया, टोटल काम कितना है, इनके एलसीएम के बराबर, यानी कि 20 30 से 15 का एलसीएम कितना होता है, 60। राहुल 30 दिन में, या सॉरी 30 घंटे में पूरा 60 यूनिट काम कर रहा है, तो एक घंटे में कितना कर रहा होगा, 60/30, यानी कि 2 यूनिट काम कर रहा होगा। ऐसे दीपक, तो राहुल नहीं, इसका नाम क्या था, दीपक था। दीपक प्लस राहुल, यानी दोनों मिलकर 20 घंटे में पूरा 60 यूनिट काम कर रहे हैं, तो एक घंटे में कितना काम कर रहे होंगे, 3 यूनिट काम कर रहे होंगे। 60/20 यानी 3। ऐसे ही रवि, सॉरी राहुल और वरुण, राहुल वरुण 15 घंटे में पूरा काम करें तो एक घंटे में कितना कर रहे होंगे, 4 यूनिट काम कर रहे होंगे। ठीक है, अब जरा ये बताइए कि
दीपक अकेला 1 घंटे में कितना काम कर रहा था, 2 यूनिट काम कर रहा था। और दीपक और राहुल मिलकर 1 घंटे में कितना यूनिट काम कर रहे हैं, 3 यूनिट काम कर रहे हैं, जिसमें 2 यूनिट तो अकेला दीपक ही कर रहा है। इसका मतलब राहुल अकेला 1 घंटे में कितना काम कर रहा होगा, 3 - 2 यानी कि 1 यूनिट काम कर रहा होगा। कितना कर रहा होगा, 1 यूनिट काम कर रहा होगा। क्लियर? क्योंकि 3 तो दोनों का था, इसमें से अकेले दीपक का कितना था, 2 यूनिट था, तो राहुल का अकेले कितना हो गया, 1 यूनिट हो गया। अब राहुल और वरुण मिलकर 1 घंटे में 4 यूनिट काम कर रहे हैं, तो अकेला वरुण कितना काम कर रहा होगा, 4 - 1, क्योंकि राहुल का 1 घंटे कितना, 1 यूनिट है, 4 - 1 यानी कि 3 यूनिट काम कर रहा होगा। यानी वरुण का 1 घंटे काम निकल के आ गया, एक का 3 यूनिट काम निकल के आ गया। ठीक है, यानी 1 घंटे का 3 यूनिट काम करता है। तो पूरा काम यानी कि 60 यूनिट काम करने में कितना समय लगेगा, 60/3 यानी कि 20 घंटे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, किसी राशि सॉरी किसी एक व्यक्ति किसी निश्चित राशि को 10% की दर से साधारण ब्याज पर उधार देता है। 6 वर्षों में प्राप्त किया गया ब्याज साधारण ब्याज की राशि से 880 रुपये क्या है, कम है। उधार दी गई राशि क्या है। देखिए, आपको पता है साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है। साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100। अब आपसे कह रहा है कि जो साधारण ब्याज मिली है वो मूलधन से कितनी कम है, 880 रुपये कम है। मान लीजिए मूलधन क्या था आपका, पी था, तो ब्याज कितना मिला होगा, पी माइनस के 880। यही मिला होगा, ये ब्याज हो गया, ये मूलधन हो गया। अब आपको पता है साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर, दर कितनी है 10 गुणा समय बटे में 100। ये फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ब्याज कितना मिला था, मूलधन से 880 रुपये कम मिला था। बस सॉल्व कर लेते हैं इसको, 0 से 0 खत्म। 10 का गुणा इधर कर देंगे तो ये जाएगा 10p माइनस के 8800 बराबर 6p। 6p इधर ले आइए, कितना बचेगा, 4p बचेगा इधर, इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 8800। पी बराबर कितना हो जाएगा, 4 से काट दीजिएगा 2200, यानी कि मूलधन कितना हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा आपका 2200। ऑप्शन नंबर 1 मूलधन ही आपसे पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समान मूलधन पर क्रमशः 4 वर्ष और 2 वर्ष के अंत में ए और बी की राशियों का कुल योग 20,020 है। यदि ए पर 10% दर से, नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन दे रखा है वो दिखाता हूँ मैं आपको। उससे पहले कुछ चीज़ें नोट कर लीजिए। जैसे बोला गया यहाँ पे ए के लिए कितना टाइम दे रखा है, ए का टाइम दे रखा है 4 वर्ष, दर कितनी दे रखी है, दर दे रखी है 10% की। ठीक है, और बी के लिए समय दे रखा है 2 वर्ष, और कुल योग कितना दे रखा है, ए प्लस बी दे रखा है आपको 20,020। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट पेज पे क्या दे रखा है। ये दे रखा है साधारण ब्याज लिया जाता है और बी पर 5% दर से, बी की दर कितनी है, 5% है। चक्रवृद्धि ब्याज लिया जाता है। ठीक है, एक साधारण ब्याज है, एक चक्रवृद्धि ब्याज है। तब मूलधन ज्ञात कीजिए। दोनों का मूलधन क्या था, समान मूलधन था। मान लीजिए कि जो मूलधन है वो क्या है, 100 है। जब हम साधारण ब्याज ब्याज की दर बात करेंगे, जब हम साधारण ब्याज के लिए बात करेंगे तो आपको पता है हर साल ब्याज समान मिलता है। साधारण ब्याज में दर क्या है, 10% है। ठीक है, यदि हमने मूलधन 100 मान लिया तो हर साल हमें कितना ब्याज मिलेगा, 10% दर से हमें 10 रुपये ब्याज मिलेगा 100 रुपये पे, और 4 साल में कितना ब्याज मिल जाएगा, 40 रुपये ब्याज मिल जाएगा। क्योंकि 100 का 10% कितना होता है, 10 ही होता है। हर साल हमें 10 रुपये ब्याज मिल रहा है, तो 4 साल बाद हमारा कितना ब्याज मिल जाएगा, तो 4 साल में हमें 40 रुपये ब्याज मिल जाएगा। तो जो हमारे पास 100 रुपये थे वो 4 साल के बाद में कितने हो जाएंगे, तो आप कहेंगे 100 पे 40 रुपये ब्याज मिल गया, अब कितना हो गया, 140 हो गया। ठीक है, ऐसे ही हम चक्रवृद्धि ब्याज के लिए बात करेंगे तो दर कितनी है, 5% है। तो 2 साल की बात हो रही है, तो 2 साल के लिए जो इफेक्टिव रेट बनता है 5% की दर से, वो कितना बनता है, 10.25% बनता है। ठीक है, 10.25% बनता है। 5 + 5 +5 × 5/100 यानी कि 10.25% बनेगा आपका। ठीक है, तो 2 साल के बाद में ये वाला धन कितना हो जाएगा, तो 2 साल के बाद में ये धन आपका हो जाएगा 10.25% जुड़ जाएगा। 100 का 10.25% 10.25 भी होता है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 110.25। क्लियर, यानी कि कुल मिला के ये ए हो गया, ये आपका बी हो गया। ए प्लस बी कितना हो गया, 140 प्लस 110.5 यानी कि 140 प्लस के 110.25 कितना हो जाएगा, ये आपका 250.25। ठीक है, यानी कुल मिलाकर धन कितना हो गया, 250.25। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में कितना हो जाता है, तो एक्चुअल में हो जाता है आपका 20,200। कितना हो जाता है, 20,200 हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 250.25 यूनिट की जो वैल्यू है एक्चुअल में वो कितनी है, 20,200 है। यहाँ से हम 1 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हैं, 20,200 बटे में 250.25।
सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कितनी बार कटेगा, यहाँ से कटेगा आपका 80 बार। का रिपीट कर लीजिए, आराम से कट जाएगा, 80 बार कट जाएगा। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके यहाँ से 80 आ जाएगी। पूछा क्या था, मूलधन पूछा था, हमने मूलधन कितना माना था, 100 माना था। तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 80 गुणा 100 यानी कि 8000। ठीक है, राइट आंसर कितना बनेगा इसका, 8000 बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक आदमी 85 किलोमीटर प्रति घंटे के बजाय 89 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, तो वह 132 किलोमीटर अधिक दूरी तय करता है। जब वो 89 की स्पीड से जाएगा तो कितनी दूरी तय करेगा। तो आपको पता है जो डिस्टेंस होती है प्रोपोर्शनल होती है किसके, स्पीड के। या डिस्टेंस, स्पीड बढ़ाओगे तो आप क्या होगा, डिस्टेंस भी आपकी बढ़ेगी। तो कितना, जब 85 था, 85 कितना हो गया, 89 हो गया, तो स्पीड कितनी बढ़ी, 4 यूनिट स्पीड बढ़ी, 4 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड आपकी बढ़ी। लेकिन स्पीड डिस्टेंस कितनी बढ़ी, 132 किलोमीटर। ठीक है, कितनी बढ़ी, 132 किलोमीटर स्पीड बढ़ गई, सॉरी डिस्टेंस बढ़ गई। तो 4 यूनिट स्पीड बढ़ने से डिस्टेंस कितनी बढ़ रही है, 132 यूनिट बढ़ रही है। तो 1 यूनिट बढ़ने से कितनी बढ़ेगी, 132 बट्टे में 4। पूछा किसका है, 89 का पूछा था। तो जब 89 बढ़ जाएगी तो कितना हो जाएगा, 132 बट्टे में 4 गुणा 89। ठीक है, सॉल्व करते हैं, 4 से कटेगा, 4 × 3 = 12, 4 × 3 = 12, 33 गुणा 89, 33 गुणा 89 कितना होता है, 33 में 297, हासिल के 29, और 33 कितना होता है, 132 में 264, और 264 प्लस 29 293, 293। ऑप्शन नंबर ए आप एकदम ठीक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 एकदम ठीक है। ठीक है, समझ में आया होगा। 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से 4 यूनिट बढ़ रहा है स्पीड में, 4 के बढ़ने से 132 किलोमीटर बढ़ रहा है, 4 की वैल्यू 132 के बराबर, तो 89 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 2937 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। अशोक शांत जल में 43.5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाता है। यदि नाव की गति कितनी है, 14.5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो उसे एक स्थान से वापस आने पर 90 मिनट का समय लगता है। ठीक है, तो ये सेम क्वेश्चन आपको पिछले प्रैक्टिस सेट में कराया था मैंने, ये सेम ही क्वेश्चन था, बस यहाँ पे थोड़ी वैल्यू चेंज हो गई, बाकी समय तो आपको सेम ही दे रखा है। आप इस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। निम्न तालिका एक सांख्यिकी कक्षा में 30 छात्रों की परीक्षा दर्जे को दर्शाती है। कौन से अंतराल में पहला या निचला चतुर्थ है, या निचले स्तर पर कौन सा आएगा। जब हम इसको असेंडिंग ऑर्डर यानी आरोही क्रम में लगाएंगे, सबसे एंड में कौन सा आएगा, सबसे पहले पे ये आ जाएगा 2 3 4 5 7 फिर 9, सबसे एंड में कौन सा आएगा, सबसे एंड में आएगा 76 से 80 वाला, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या बन जाएगा, राइट आंसर। यही आपसे पूछा भी था। चलिए नेक्स्ट देखिए। 5 अवलोकनों का मध्यमान 3 है, मध्यमान मतलब एवरेज 3 है, भिन्नता 2 है। अगर 5 में से 3 अवलोकन 1 3 5 है, तो बाकी 2 ज्ञात कीजिए। ठीक है, 5 का एवरेज रखा कितना, 3, 5 का योग कितना हो जाएगा, जब एवरेज 3 है तो योग कितना होगा, 5 × 3 यानी कि 15 हो जाएगा। देखिए 5 का एवरेज कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। अब मैंने बताया अभी कि योग बराबर क्या होता है, औसत गुणा संख्या, औसत गुणा संख्या। औसत कितना दे रखा है, औसत दे रखा है आपको 3, संख्या कितनी है, 5 है, योग कितना हो जाएगा 15। तो 15 में से 3 संख्या तो आपको यही दे रखी है, 1 3 और 5, 1 3 5 कितना हो जाएगा, 5 और 3 18 9, 9 हटा देंगे कितना आएगा 6। यानी आपके पास जो 2 संख्या बची है उनका योग कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए, और उनका डिफरेंस यानी भिन्नता कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। ऑप्शन से चेक कर लीजिए। देखिए ये तो ऑप्शन डिफरेंस 2 का नहीं है, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं होगा, यहाँ पे डिफरेंस 2 का नहीं है तो ये भी नहीं होगा, यही आपका एक ऑप्शन बचा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट देखिए। एक आयताकार लॉन जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से दोगुनी है, उसकी भुजाओं पर 4 अर्धगोलाकार भाग हैं, होते हुए बढ़ाया जाता है। यदि आयत की छोटी भुजा 12 मीटर है तो लॉन का कुल क्षेत्रफल बताइए। देखिए इस तरीके का एक आयत बना हुआ है, जिसकी छोटी भुजा कितनी है, यानी चौड़ाई कितनी है, 12 है, जो कि लंबाई से आधी, यानी लंबाई इसकी डबल दे रखी है, तो कितनी हो जाएगी, 24 हो जाएगी। अब वो कह रहे हैं कि इस तरीके से अर्धवृत्त बने हुए हैं सब तरफ, आपको कुल क्षेत्रफल बताना है इसका। तो ये बताइए, जब इस भुजा पे ये अर्धवृत्त बनेगा तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी, इस भुजा की आधी होगी, यानी त्रिज्या कितनी होगी, इस भुजा की आधी, और ये दोनों से आधे आधे दे रखे हैं तो ये पूरा एक वृत्त बन जाएगा।
तो ये आधा है, ये आधा है, तो ये भी एक पूरा वृत्त बन जाएगा। तो कुल क्षेत्रफल कितना होगा, कुल क्षेत्रफल हो जाएगा इसका। अच्छा, इससे पहले आप इसकी, ये जो बड़ा वाला अर्धवृत्त है इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, इस भुजा की आधी, यानी कि 24 पूरा है तो आधी कितनी हो जाएगी, इसकी त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, कुल क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल प्लस, देखिए एक छोटा वाला आधा वृत्त ये है, छोटा आधा वृत्त ये है, ये पूरा एक वृत्त बन जाएगा। तो छोटे वृत्त का क्षेत्रफल प्लस बड़े वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, क्योंकि ये आधा और ये आधा मिलकर एक बन जाएगा। अब देखिए आयत का क्षेत्रफल क्या क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि 12 × 24, प्लस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू आर, आर इसकी कितनी होगी, इस भुजा की आधी, यानी कि 6 का स्क्वायर, और इसका कितना होगा, इस भुजा की आधी यानी कि 12, पाई इंटू 12 का स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं इसको, 12 × 24 कितना होगा, तो 24×2 = 48, और 24 × 24 = 28, प्लस पाई कॉमन ले लीजिए, कितना आएगा 36 प्लस 144, 288 प्लस पाई, और ये हो जाएगा आपका 180। ठीक है, अब पाई की वैल्यू आपको दे रखी है यहाँ पे 3.14 लेनी है। ठीक है, 3.14 पाई की वैल्यू लेनी है। तो देखिए 288 प्लस 3.14 इंटू 180, 1.4 को हटा दीजिए, क्योंकि आपको जो ऑप्शन दे रखे हैं वो काफ़ी दूर दूर दे रखे हैं। ठीक है, तो आप लगभग में आंसर लगा सकते हैं आराम से। 18×3 = 54, 540 तो आपको यहाँ से मिल जाएगा, और 288 आपको यहाँ से मिल जाएगा। 200 500 यानी कि 8 2 8, 828 के आसपास आपका क्या आना चाहिए, आंसर आना चाहिए। 828 के आसपास आपका आंसर आना चाहिए, जो कि आपका ये दे रखा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, बाकी 800 के आसपास कोई भी ऑप्शन नहीं है। पॉइंट हटा के आप आराम से इसको कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाई माइनस 1/बाई बराबर दे रखा है -9, तो बाई के पास 5 माइनस के 1/बाई के पास 5 का मान ज्ञात कीजिए। देखते हैं इसे। देखिए ये क्वेश्चन दे रखा था, इसके ऑप्शन दे रखे हैं आपको, ये कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए बाई के पास 5 माइनस के 1/बाई के पास 5 कैसे निकाल सकते हैं, तो पहले हम इसका क्यूब करेंगे, दोनों तरफ घन करेंगे, तो ये हो जाएगा इसके पावर 3 करते हैं पहले, तो ये हो जाएगा आपका a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस के बी क्यूब माइनस के 3 a b ब्रैकेट में a माइनस के b। इधर होल क्यूब करेंगे तो -9 का होल क्यूब कितना आ जाएगा, -729। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, और बाई क्यूब माइनस के 1/बाई क्यूब बराबर हो जाएगा। देखिए इससे तो ये खत्म हो जाएगा, और बाई माइनस के 1/बाई पर क्या रख देंगे हम, -9 रख देंगे, तो हो जाएगा -3 गुणा -9, 729। ये हो जाएगा बाई क्यूब माइनस के 1/बाई क्यूब बराबर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वैसे जाएगा तो फिर ये माइनस हो जाएगा, -729 -27, यानी हो जाएगा -755, सॉरी 756। ठीक है, यानी कि बाई क्यू माइनस 1/बाई क्यू बराबर कितना आ गया, -756। और हमें चाहिए कितना, यहाँ ये चाहिए, इसका मतलब हमें इसका स्क्वायर और करना पड़ेगा, तो दोनों तरफ का स्क्वायर कर देंगे, कितना आएगा, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a²। अच्छा पहले इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, ये काम आना है, तो अब a माइनस बी का होल स्क्वायर करना है, तो कितना आएगा, a² प्लस b² माइनस के 2ab, ए बी मतलब बाई इंटू 1/बाई, इसका स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 9 का -9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 आ जाएगा। ठीक है, इससे ये आपका खत्म, माइनस का 2 इधर जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, 81 2 83 हो जाएगा, यानी कि 22² प्लस के 1/22² बराबर हो जाएगा 81 प्लस के 2, यानी कि 83। एक वैल्यू आपको ये मिल गई और एक वैल्यू आपको ये मिल गई। अब इन दोनों वैल्यूओं को आपस में गुणा करना है। ठीक है, तभी हमें बाई के पास 5 माइनस के बराबर बाई के पावर 5 मिल सकता है। जब इनका आपस में गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, बाई की पावर 5 हो जाएगा, इसका इसमें गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, बाई। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर से दो खाते कट जाएंगी। अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस के 1/बाई की पावर 5, और इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका, एक सेकेंड, इसका हमने इसमें गुणा किया, एक बाई पर 5 हो गया, इसका इसमें गुणा किया हमने, प्लस के बाई मिल जाएगा हमको। ठीक है, इसका इसमें गुणा करेंगे तो हमें
मिल जाएगा आपका 1/22 मिलेगा माइनस का। ठीक है, इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये मिल जाएगा हमें माइनस का 1/22 ठीक है। ये बराबर इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे कितना आएगा, तो देखिए इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो ये आएगा आपका 62,748। ठीक है, किसका आएगा, माइनस का आएगा। अब देखिए बाइक पर 5 माइनस के 1/बाइक पर 5, इसको पास पास ले लीजिए, तो ये कितना बचा इधर, 22 माइनस के 1/22 माइनस के 62,748। ठीक है, अब देखिए ये वैल्यू आपको कहाँ दे रखी है, सबसे ऊपर सवाल में दे रखी थी, ये दे रखी थी ना, 22 माइनस 1/22 कितना है, माइनस के 9 दे रखा था, तो यहाँ माइनस के 9 रख दीजिए, माइनस के 9 बराबर 62,748। अभी माइनस के 9 हो जाएगा, प्लस का 9 हो जाएगा, बाई का 5 माइनस के 1/5 बराबर, फिर जोड़ देंगे इसमें, क्योंकि ये माइनस का है और ये प्लस का है तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, कितना आएगा 62,739, 62,739। राइट आंसर कितना बन जाएगा, 62,739। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, त्रिभुज ए बी सी में बी डी परपेंडिकुलर है ए सी पे। एक त्रिभुज बना लेते हैं ए बी सी। ठीक है, बी डी किससे परपेंडिकुलर है, ए सी पे, यहाँ से लंब डाल देते हैं, ए सी पे बी डी बन जाएगा। ठीक है, ये कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। बी सी पर एक बिंदु ई है, बी सी पर कोई बिंदु ई है, और जहाँ बी ई ए कितना है, बी ई ए, बी ई ए, यानी ये आपका एक एंगल बनना है, कितने डिग्री का बनना है, एक्स सॉरी एक्स डिग्री का बनना है। अगर ई ए सी कितने डिग्री का है, 38 डिग्री का, और ई बी डी, ई बी डी, ई बी डी कौन सा है, ई बी डी, यानी ये डिग्री, ये कितने का है आपका, 40 डिग्री का है। ठीक है, पूछा गया एक्स का मान पूछा है। जरा ये बताइए कि ये आपका क्या है, समकोण त्रिभुज, यानी कि 90 डिग्री का है। ठीक है, यदि हम बी डी सी त्रिभुज की बात करें तो ये 90 का हो गया, ये 40 का हो गया, तो ये कितने का बचेगा, ये आपका 50 का बचेगा, क्योंकि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। इसमें से ये 90 हो गया, ये 40 का हो गया, ये कितने बचे, 50 का बचा। क्लियर। अब यदि हम त्रिभुज ए सी ई की बात करें, किसकी बात करें, ए सी ई की, ए है, ये सी है, और ये ई है। ठीक है, जिसमें कि ये वाला कोण कितने का, 38 डिग्री का, ये 50 डिग्री का हो जाएगा। आपसे पूछा क्या, ये वाला एंगल पूछा है आपको, x डिग्री का। तो आपको पता है किसी भी त्रिभुज के बाह्य कोण का जो योग होता है वो सुदूर स्थित दोनों अंतर कोणों के योग के बराबर होता है। तो इस कोण का जो वैल्यू होगी वो इन दोनों के योग के बराबर होगी। 38 + 50 कितना हो जाएगा, 50 88। ठीक है, कितना हो जाएगा, 88। इसका मतलब ये जो एंगल होगा x डिग्री वाला वो कितने डिग्री का होगा, 88 डिग्री का होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए, दिए चित्र में वृत्त का केंद्र एल है, एम एल और एल एन पर लंब है। यदि त्रिभुज एम एल एन का क्षेत्रफल 36 डिग्री है, यानी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, 36 डिग्री है, तो वृत्त का क्षेत्रफल बताइए। आपको पता है कि ये त्रिभुज कैसा समकोण त्रिभुज है, क्या आपको 90 डिग्री बनना है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। इसका आधार कितना है, आर है, और लंब भी कितना है इसका, आर है, और इस क्षेत्रफल कितना दे रखा है इसका, 36 डिग्री। तो आर स्क्वायर बराबर यहाँ से कितना मिल जाएगा आपको, 36 दूनी 72। आर स्क्वायर वैल्यू कितनी आ जाएगी, 72 आ जाएगी। पूछा क्या, वृत्त का क्षेत्रफल पूछा है, और वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई इंटू भुजा का स्क्वायर, पाई इंटू त्रिज्या का स्क्वायर। इसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है, वृत्त की आधी रखी है, यानी पाई आर स्क्वायर वैल्यू आपको चाहिए। अब आपको पता है कि आर स्क्वायर वैल्यू कितनी निकल के आई थी, यहाँ से 72 निकल के आई थी, तो कितना क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा वृत्त का, 72 पाई। ऑप्शन नंबर डी। एक दीवार की ओर झुकी हुई सीढ़ी क्षैतिज जमीन के साथ ऐसा कोण थीटा बनाती है कि tan थीटा बराबर 12/5 है। ये दीवार से सीढ़ी के शीर्ष की ऊंचाई 24 मीटर है, दीवार के शीर्ष से सीढ़ी के आधार की दूरी बताइए। देखिए tan थीटा बराबर दे रखा है, जैसे मान लीजिए ये दीवार है, कोई सीढ़ी आपकी इस तरीके से लगी हुई है। ठीक है, यहाँ पे कोई एंगल थीटा बनाती है, और tan थीटा बराबर दे रखा है आपको कितना, 12/5। ठीक है, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, यानी ये 12 है और ये कितना होगा, 5 होगा। लेकिन जो सीढ़ी की, जो दीवार की ऊंचाई दे रखी है, दीवार से सीढ़ी के शीर्ष की ऊंचाई कितनी दे रखी है, ये दे रखी है आपको, एक्चुअल में दे रखी है 24 मीटर, लेकिन यूनिट में कितनी दे रखी है, यूनिट में दे रखी है 12। 12 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 24 मीटर। एक यूनिट की वैल्यू कितनी मिल जाएगी यहाँ से, 2 मीटर।
पूछा क्या है, दीवार से सीढ़ी के आधा की दूरी, यानी ये दूरी पूछी है, जो कि एक्चुअल में कितनी है, 5 यूनिट है। 1 यूनिट की वैल्यू 2 मीटर है, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 दूनी 10 मीटर। ठीक है, यानी ये दूरी कितनी हो जाएगी, ये वाली, ये 5 कितनी हो जाएगी, 10 मीटर की हो जाएगी मीटर में। और ये कितनी की रखी थी, 24 मीटर की रखी थी। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, 10 मीटर। नेक्स्ट देखिए, यदि साइन एक्स माइनस के 3 cos x बराबर अंडर में 3 cos x है, तो कॉट थीटा का मान बताइए, यानी कॉट एक्स का मान बताइए। तो इसको हमें कॉट में चेंज करना पड़ेगा। देखिए, साइन एक्स माइनस के 3 cos x बराबर √3 cos x, ये दे रखा है आपको, तो cos x को इधर ले जाते हैं, तो साइन एक्स बराबर हो जाएगा आपका 3 cos x प्लस के √3 cos x। ठीक है, जैसे cos x कॉमन ले लिया हमने, कितना हो जाएगा, 3 प्लस √3 बराबर साइन एक्स। ठीक है, अब देखिए हमें चाहिए कोट एक्स की वैल्यू, तो कैसे हो सकता है, साइन को इधर ले जाइए, इस वाले को इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा आपको 1/3 प्लस की √3 बराबर कॉस एक्स बटे में साइन एक्स, यानी एक्स के बराबर हो जाएगा, कॉट एक्स के बराबर हो जाएगा। कोट एक्स की वैल्यू चाहिए, हमारी वैल्यू कितनी निकलती है, 1/3 प्लस √3, जो कि अभी ऑप्शन में आपके कहीं मैच नहीं कर रही है, तो इसके सेमी का ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, तो 1/3 प्लस √3, इसका सेमी क्या हो जाएगा, 3 माइनस के √3, 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, बराबर कॉट एक्स, ऊपर हो जाएगा 3 माइनस के √3, नीचे हो जाएगा 3 3 9 माइनस के 3, यानी कि 6। कॉट एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 3 - के √3/6, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, साइन थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस की कॉस थीटा बराबर 3 है, तो थीटा का न्यूनतम मान, न्यून कोण, सॉरी थीटा एक न्यून कोण है, तो इस वैल्यू का मान बताइए। इसे भी देखते हैं। देखिए, साइन थीटा प्लस के कॉस थीटा बटे में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इधर जाएगा तो 3 से गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 साइन थीटा माइनस के 3 कॉस थीटा। ठीक है, साइन थीटा को इधर लाएंगे तो 3 साइन थीटा में से एक साइन थीटा घटेगा, कितना हो जाएगा, 2 साइन थीटा बच जाएगा, और कॉस थीटा को इधर लेके आएंगे तो माइनस के वाला प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 4 कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, कॉस थीटा को इधर ले जाते हैं, तो हो जाएगा, इधर बचेगा 4 बटे में आपका 2 आ जाएगा, और साइन थीटा अपन में कितना हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, 2 से 1 बार कटेगा, 2 से 2 बार कटेगा, तो साइन थीटा अपन में कॉस थीटा आपको कितना मिल जाएगा, मिल जाएगा 2/1। इसका मतलब क्या हुआ, साइन थीटा की वैल्यू 2 है और कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, 1 है, यानी साइन थीटा की जगह पे आप 2 रख दीजिए और कॉस थीटा की जगह पे आप 1 रख दीजिए, वैल्यू रखते हैं इसमें। तो देखिए, ये आपका 3 दे रखा है पहले, साइन थीटा में कितना आएगा, 2 आएगा, कितना आएगा, 2, और कॉस थीटा में कितना आएगा, 1 आएगा, 3 × 2 प्लस के 4 × 1 बटे में 8 × 1 माइनस के 3 × 2, 3 दूनी 6 और 4 10, ऊपर 10 आ जाएगा, 8 एकम 8 माइनस के 4 6, यानी कि कितना आएगा, 8 माइनस के 6 यानी कि 2, 2 से कटेगा आपका ये 5 बार, ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम सही है। लास्ट क्वेश्चन देखिए मैथ का। देखिए, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है कि आर्टिकल शब्द के अक्षरों को हर समूह तरीके से क्रमबद्ध किया गया है और स्वरों के सम स्थानों पर आने की संभावना बताइए, किसकी, स्वरों की। स्वर कितने हैं इसमें, देखिए 1 2 3, 3 स्वर दे रखे हैं, सम स्थान कितने हो सकते हैं इसमें, 1 2 3, 3 ही सम स्थान हो सकते हैं, तो सम स्थान पर स्वरों के आने की संभावना क्या बन जाएगी, 3 फैक्टोरियल। ठीक है, और बाकी अच्छा कितने बचे, तो बचे आपके 1 2 3 4, 4 बचे, 3 फैक्टोरियल गुणा 4 फैक्टोरियल, और टोटल संभावना कितनी बन जाएगी, टोटल संभावना बन जाएगी, टोटल कितने फैक्टर हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7, 7 फैक्टोरियल, ये आपकी क्या बनेगी, संभावना बनेगी, ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, 3 तो आपको सॉल्व थे, तो 3 फैक्टोरियल हो गया, और बच्चे कितने लेटर, 4 बच्चे, 4 फैक्टोरियल हो जाएगा, टोटल कितने थे, 7, 7 फैक्टोरियल हो जाएगा बटे में। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। फैक्टोरियल को हम 3 फैक्टोरियल को हम ले सकते हैं, 3 × 2 × 1, 4 फैक्टोरियल को भी ऐसे रहने दीजिए। ठीक है, बटे में 7 फैक्टोरियल को मिल सकते हैं, 7 × 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल, इससे आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, 3 दूनी 6 से ये वाला 6 भी खत्म, वो बचेगा 1 बटे में बचेगा 35, कितना है, 1/35, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अब रीजनिंग का क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखें, शब्दकोश के अनुसार लगाना है हमें। देखिए सबसे पहले हमें कौन सा मिलेगा,
सबसे पहले देखिए चेक करते हैं, पी ए एल सब में दे रखा है, सॉरी सब में नहीं दे रखा, इन तीन में दे रखा है, इसमें नहीं दे रखा, पी ए सब में दे रखा है, ठीक है। तीसरे नंबर पर चेक करते हैं, यहाँ एल है, यहाँ एल है, यहाँ पे भी एल है, यहाँ एन है और यहाँ पे सी है, ठीक है। तो इन सब में पहले कौन आएगा, सबसे पहले आएगा सी वाला, यहाँ सबसे पहले आपका आएगा 2, ठीक है। सी के बाद में क्या आएगा, एल आएगा, सी के बाद में क्या आएगा, एल आएगा, लेकिन यहाँ पे एन है, तो सबसे लास्ट में कौन सा आएगा, 4 आएगा, सबसे लास्ट में कौन सा आएगा, 4 आएगा, ठीक है। सबसे पहले 2 आएगा, सबसे लास्ट में कौन सा आ जाएगा, 4 आ जाएगा, क्योंकि एन एल के बाद में आता है, यानी कि दूसरे तीसरे और चौथे नंबर पे इनमें से कोई एक होगा, और इनमें से कोई ना कोई होगा, लेकिन अंत में कौन सा होगा, चौथा वाला ही होगा। अब दूसरा देखते हैं, दूसरे नंबर पे कौन सा आएगा, तो देखिए ये दोनों तो क्लियर हो गए, ठीक है। इनमें चेक करते हैं दूसरे नंबर पे कौन आएगा। देखिए यहाँ पे एल के बाद में ई है, यहाँ पे एल के बाद में ई है, यहाँ पे एल के बाद में एल है, तो एल 5 पे, ठीक है, पहले नंबर पर ये हो गया, अंतिम नंबर पे ये हो गया, और यहाँ पे एल आया है जो कि ई के बाद में आता है, इसका मतलब अंत में, अंत से सेकंड नंबर पे कौन सा हो जाएगा, 5 में हो जाएगा। इतने से आप ऑप्शन चेक करके आंसर लगा सकते हैं, ठीक है। पर मैं अभी यहाँ पे ऑप्शन नहीं दे रखे, तो मैं आपको पूरा ही करके दिखा देता हूँ। अब देखिए ई ई यहाँ पे वो है, यहाँ पे वो है, यहाँ बी है, यहाँ पे ई है, इन दोनों में पहले कौन आता है, बी और ई में, आपका कहेंगे बी पहले आता है, इसका मतलब यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे आपका 3 आ जाएगा, 2 1 3 5 4 आपका राइट आंसर बन जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, राइट आंसर है, ठीक है, 2 1 3 5। इस क्वेश्चन को देखिए, यदि किसी नियम के अंतर्गत ये वाली संख्या इस तरह से लिखी जाती है, ये वाली संख्या इस तरीके से लिखी जाती है, तो ये वाली संख्या किस तरीके से लिखी जाएगी। देखिए इसमें लॉजिक क्या लगा हुआ है कि जैसे हम 5 3 4 1 है, 5 3 4 1 है, इसको हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं, तो 5 के बाद में कितना आएगा, 4 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 1 आएगा। इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में यानी बढ़ते क्रम में लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे, तो देखिए कितना आएगा, 1 3 4 5, इन दोनों को घटा देंगे, कितना आएगा, तो इन दोनों जब घटाएंगे तो 11 में से 5 के 6 आएगा, और 12 में से 4 गए तो 8 आएगा, और आपका 0 आएगा ये, और ये 4 आएगा, कितना आएगा, 4086। यानी इस वाली संख्या को जब हमने एक बार घटते क्रम में लिख लिया, एक बार बढ़ते क्रम में लिख दिया, और दोनों का जो अंतर होगा वो किसके बराबर होगा, उनके कोड के बराबर होगा, ठीक है। ये लॉजिक इसमें लगाया हुआ है। अब इसी लॉजिक को हम इसमें लगा देते हैं। जब इसको हम घटते क्रम में लिखेंगे तो लिखेंगे 7 6 4 1, बढ़ते क्रम में लिखेंगे तो इस तरीके से लिखा जाएगा। दोनों का डिफरेंस कर लेते हैं, कितना आएगा, 4। इकाई कितना आ रहा है, 4, जो कि सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, पूरा भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, कथन और निष्कर्ष। सभी तने पत्ते हैं, सभी तने क्या हैं, पत्ते हैं, ठीक है, सभी तने पत्ते हैं, ये पत्ते वाला कॉलम हो जाएगा, ठीक है। सभी तने पत्ते हैं, सभी फल पत्ते हैं, ये फल वाला कॉलम हो जाएगा। सभी पत्ते टंक हैं, सभी पत्ते क्या हैं, टंक है, ठीक है। इस तरीके से आपका वेन डायग्राम बनेगा। अब निष्कर्ष क्या निकल सकता है इससे, देखिए सभी फल ट्रंक हैं, तो सभी फल ट्रंक हैं, बिल्कुल सही बात है, सभी फल ट्रंक हैं। सभी टंक तने हैं, सभी टंक तने हैं, तो सभी टंक तने नहीं है। कुछ टंक फल हैं, कुछ टंक फल हैं, तो वो भी हैं, ठीक है। तो कौन सा निष्कर्ष निकलता है, 1 और 3 आपका निकल रहा है, ऑप्शन नंबर आपका सी एकदम सही, ठीक है। संख्याओं के 4 युग्म दिए गए हैं, इनमें से 3 एक समान है और एक अलग है, अलग युग्म को ज्ञात कीजिए। 5 75, 11 63, 7 108 और 9 243, इसमें भिन्न कौन सा है, इसमें भिन्न हो जाएगा आपका 7 108, क्योंकि इससे ये विभाजित है, इससे ये विभाजित है, इससे ये विभाजित है, जबकि ये विभाजित नहीं है, तो ये अन्य 3 से भिन्न हो जाएगा। शब्द को उसके क्रम में व्यवस्थित कीजिए, शब्द को इसके अनुसार लगाना है इसको, देखिए तो सब में वी दे रखा है, ई दे रखा है, सब में वी और ई तो सब में दे रखा है, ठीक है। अब चेक करते हैं तीसरा लेटर क्या है, यहाँ पे टी है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे आर है, और यहाँ पे आपका एन है। सबसे पहले कौन सा आएगा, ए आएगा, ए कौन सा दे रखा है, 12 में, ठीक है। ए के बाद में क्या आता है, ए के बाद में आएगा आपका टी एन, और आर में पहले कौन आएगा, फिर आएगा एन आएगा, 12 के बाद आएगा 14, ये दोनों ऑप्शन तो हटेंगे। अब देखिए 12 हो गया, 14 हो गया, 11 और 13 में चेक करिए पहले कौन आएगा, टी है यहाँ पे आर है, आर पहले आता है, इसका मतलब 12 14 के बाद में 13 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका एकदम सही है। एक लड़का मैदान में उत्तर दिशा की ओर अभिमुख होकर खड़ा है, मान लीजिए ये लड़का इस उत्तर दिशा की ओर अभिमुख होकर खड़ा है, फिर वो 65 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, 65 डिग्री कहाँ घूमता है, साउथ की तरफ, सॉरी क्लॉक वाइज घूमता है, ठीक है। फिर कह रहा है कि वो फिर 155 डिग्री वामावर्त घूमता है, तो 155 डिग्री कितना हो जाएगा, 155 डिग्री हो जाएगा, तो इधर इधर घूमेगा, जब इधर घूमेगा तो 155 डिग्री घूमेगा, कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ से इधर दिशा में पहुँच जाएगा,
तो 90 प्लस 65 कितना हो जाएगा, 155 ही होगा। ठीक है, तो ये दिशा कौन सी हो जाएगी, ये उत्तर है, तो ये पूरब होती है, और ये कौन सी होती है, पश्चिम होती है ना। उसका मुंह किस दिशा की ओर है, तो पश्चिम दिशा की ओर अभी मुंह किए हुए है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कुछ दीवारें टूटी हैं, कुछ दीवारें, कुछ दीवारें क्या हैं, कुछ दीवारें टूटी हैं। ठीक है, इस तरीके से बनेगा डायग्राम। कुछ दीवारें टूटी हैं, सभी खिड़कियां टूटी हैं, सभी खिड़कियां टूटी हैं। खिड़कियां किस में आ जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा। खिड़कियों को मैं कैसे दर्शा देता हूँ, ठीक है, इस तरीके से अंदर बना दिया मैं टूटी के अंदर। कुछ दीवारें रंगी नहीं है, कुछ दीवारें रंगी नहीं है, ये रंगी हो जाएंगी। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन क्या क्या मैच कर रहे हैं आपके। कुछ टूटी खिड़कियां हैं, कुछ टूटी खिड़कियां हैं, बिल्कुल सही बात है। सभी खिड़कियां रंगी, सभी खिड़कियां रंगी नहीं है। केवल केवल कौन सा निष्कर्ष निकलता है, केवल केवल एक निष्कर्ष निकलता है बस। नेक्स्ट देखते हैं। यदि आर का अर्थ से जोड़ना है, देखिए ये आपका बोर्ड मास का नियम बन जाएगा आपको। मैं आपको थोड़ा सॉल्व करके दिखा देता हूँ। 27 एस की जगह पे कितना आएगा, एस का अर्थ है मैथ से घटाना, यानी एस का माइनस हो जाएगा। ब्रैकेट में आपको 15, पी की जगह पे कितना आएगा, पी का अर्थ है भाग देना, 15/3 प्लस 7/4। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन बन गया, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, बोर्ड मास का नियम क्या कहता है, पहले भाग करिए, फिर गुणा करिए, फिर आपका जोड़ करना है, फिर घटाना है। भाग करेंगे तो 15 में 3 का भाग करेंगे 5 आ जाएगा, और फिर गुणा करेंगे 7 चौक 28, 28 और 5 33, 28 और 5 33। कुछ और मिस्टेक हो रही है क्या, देखिए 5 में से 15 में 3 का भाग करेंगे 5 आ जाएगा यहाँ से, और 7 चौक 28, 28 यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, 28 और 5 33, 27 में से जब हम 33 को घटाएंगे तो कितना आएगा, माइनस के 6 आएगा। तो ऑप्शन में आपको ये दे रखा है, तो ये आपका राइट आंसर है। जबकि आना कितना चाहिए, माइनस के 6 आना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। 8 लड़कियां बैठी हैं, ए बी सी डी से लेके एच तक, एक पंक्ति में उत्तर के मुंह करके बैठी हैं। इसका डायग्राम बनाते हैं, तब समझते हैं इसको। 8 लड़कियां हैं, ये मैंने बना ली। ठीक है, उत्तर की ओर मुंह करके बैठी हैं। डी तथा एच के बीच में 4 लड़कियां हैं। डी और एच के बीच में कितनी लड़कियां हैं, 4 लड़कियां हैं। तो कहीं से भी शुरुआत करनी पड़ेगी आपको, 4 लड़कियां बैठानी बीच में। तो मान लीजिए एच यहाँ पर है, और 1 2 3 4, डी यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, डी और एच के बीच में कितनी लड़कियां हैं, 4 लड़कियां हैं। अब बोल रहा है कि एच तथा बी के बीच में 2 लड़कियां हैं। एच और बी के बीच में कितनी लड़कियां हैं, 2। बी कहाँ पर आ जाएगा आपका, 2 यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि 1 और 2, 1 और 1 2 बीच में बैठी हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है। जी ए के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। ना तो अभी यहाँ पे कहीं जी है और ना ही कहाँ ए है, तो ये वाली लाइन अभी छोड़ दीजिए। ठीक है, तो कह रहा है ई डी की पड़ोसी है। ई किसकी पड़ोसी है, डी की पड़ोसी है। ई को हम कहाँ बना देते हैं, यहाँ बना देते हैं। ठीक है, बनाने के लिए आप यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, देखते हैं पहले बनता नहीं बनता, उसके बाद एडजस्ट कर लेंगे। तो ई किसकी पड़ोसी है, डी की पड़ोसी। ठीक है, एफ सी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। ना तो अभी इसमें कहीं एफ आया है, ना ही कहीं इसमें सी आया है, तभी इसको छोड़ दीजिए। फिर कह रहा है बी ए के तुरंत बाईं ओर बैठा है। बी किसके, ए के बाईं ओर कहाँ बैठा है, ए के बाईं ओर बैठा है। ए कहाँ हो जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा। बी ए के तुरंत बाईं ओर बैठती है। ठीक है, अब देखिए और क्या बोला है। अच्छा, अब जो 2 लाइन रह गई थी उनको देख लीजिए। जी ए के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। जी ए के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, यानी 1 2 3। जी कहाँ पर आ जाएगा आपका, यहाँ आ जाएगा। एक ये रह गया था, एफ सी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। एफ जो है वो सी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, तो एफ यहाँ आ जाएगा और सी यहाँ आएगा। 1 2 3 तीसरे स्थान पर हो गया आपका। ठीक है, कुल मिला के एडजस्ट हो गया। अब क्वेश्चन क्या पूछा आपसे वो देखिए। सी तथा ई अंतिम छोरों पर बैठती हैं। आपसे पूछा कौन से कथन सही है। सी और ई अंतिम छोरों पर बैठती हैं, सी और ई अंतिम छोरों पर बैठे हैं, बिल्कुल बैठे हैं। बी और सी के बीच में 2 लड़कियां बैठती हैं। देखिए बी और सी के बीच में कितनी लड़कियां बैठी हैं, 1 2 3 बैठी हैं, तो ये तो आपका नहीं होगा। कौन सा सही है आपका, केवल एक आपका सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप। प्रत्येक ऑस्ट्रेलियाई 6 भाषाएं बोलता है। एंटोनी 6 भाषाएं बोलता है। कथन दे रखा है, निष्कर्ष निकालना है। प्रत्येक ऑस्ट्रेलियाई 6 भाषाएं बोलता है और एंटोनी 6 भाषाएं बोलता है। इसका मतलब एंटोनी क्या है, ऑस्ट्रेलिया है, बिल्कुल सही बात है। दूसरे देशों के लोग 6 भाषाएं नहीं बोलते। यहाँ बोला गया है प्रत्येक ऑस्ट्रेलियाई 6 भाषाएं बोलता है, इसका मतलब दूसरे देशों के लोग 6 भाषाएं नहीं बोलते। ऑप्शन नंबर 2 आपके दोनों आपके क्या है, राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, दोनों अनुसरण करते हैं। दोनों किस में लिखा है आपका, दोनों लिखा है आपका ऑप्शन नंबर ई में। ई किस में दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। ठीक है,
चलिए इसको देखिए, दी गई आकृति में कितने षटभुज हैं, षटभुज गिनने हैं आपको। गिन लीजिए, 1 2 3 4 5, 5 षटभुज दे रखे हैं आपको, सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए, कथन और तर्क। क्या सार्वजनिक स्थानों में धूम्रपान पर प्रतिबंध होना चाहिए? इसके पीछे तर्क क्या है? हाँ, यह अग्नि दुर्घटनाओं की संभावना को कम करेगा। बिल्कुल सही बात है। सार्वजनिक स्थानों पर जो आपका धूम्रपान किया जाता है तो उसमें जो जला हुआ पार्ट रह जाता है उससे कभी कभी क्या होता है, आग आग लग जाती है, तो वो दुर्घटनाओं को क्या करना, कम करने की संभावना उससे रहेगी यदि हम बंद कर देंगे तो। नहीं, ये प्रभावकारी नहीं है, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन केवल एक तर्क आपका एकदम सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन दिया है आपको, हाइड्रोफोबिया का संबंध जल से है तो हीमोफोलिया का संबंध किससे हुआ? हाइड्रोफोबिया का संबंध जल से है तो हीमोफोलिया का संबंध किससे है? देखिए, हाइड्रोफोबिया संबंध होता है जल से, यानी हाइड्रोफोबिया का मतलब क्या होता है, जल से यानी पानी से डर लगना हाइड्रोफोबिया कहलाता है। हीमोफोबिया क्या कहलाता है, खून से डर लगना यानी रक्त से डर लगना। तो हीमोफोलिया संबंध किससे हो जाएगा, रक्त से हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कथन दे रखा है, आर्थिक सुरक्षा लोगों को बेहतर और अधिक खुशहाल बनाती है, उनके व्यक्तित्व पर अच्छा प्रभाव डालती है। निष्कर्ष क्या है, जो लोग अधिक धन कमाते हैं वो अधिक खुशहाल रहते हैं, बात एकदम सही है। अच्छा व्यक्तित्व बनाए रखने के लिए लोगों को आर्थिक दृष्टिकोण से मजबूत होना चाहिए, ये बात भी एकदम सही है। इन दोनों ही निष्कर्ष आपके निकलते हैं, ऑप्शन नंबर डी। इन पैसा होगा तो लोग खुश भी रहेंगे, यही संभावना कम है, लेकिन मतलब एक आध रेयर केस हो सकता है, लेकिन संभावना आपकी अधिक रहती है। नेक्स्ट देखते हैं, राजन सचिन का भाई है और मानक राजन का पिता है। डायग्राम बनाते हैं इसका। देखिए, राजन सचिन का भाई है और कह रहा है मानक राजन का पिता है। मानक कौन है? मानक राजन का पिता है। ठीक है, जगत प्रिया का भाई है और प्रिया सचिन की पुत्री है। प्रिया किसकी पुत्री है? सचिन की। और जगत कौन है? जगत प्रिया का भाई है। पूछा कि जगत का चाचा कौन है? चाचा कौन होता है? पिता का भाई। जगत के पिता कौन हो जाएंगे? सचिन। सचिन के भाई कौन है? राजन। तो जगत का चाचा कौन हो जाएगा? जगत का चाचा हो जाएगा राजन आपका। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। जलचर का संबंध मछली से है, तो ये संबंध बताइए। मछली को क्या बोलते हैं? जलचर बोलते हैं। स्तनधारी कछुआ होता है? नहीं होता है। उभयचर मेंढक होता है? होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। जलचर के अंतर्गत मछली आती है, उभयचर के अंतर्गत मेंढक आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, रुपया का संबंध भारत से है तो डॉलर का संबंध किससे होगा? रुपया भारत की मुद्रा है, डॉलर किसकी मुद्रा है? संयुक्त राज्य अमेरिका की। ऑप्शन नंबर बी। इसको देखिए, वेन आरेख का चुनाव करें जो दिए गए वर्गों के समूह का सही निरूपण करता है। ठीक है, ये वेन डायग्राम दे रखा है। अब देखिए क्या ऑप्शन दे रखे हैं आपको। देखिए, वेन डायग्राम आपको इस तरीके का दे रखा था। ठीक है, इस तरीके का। फर्नीचर प्लास्टिक बैग। फर्नीचर प्लास्टिक अलग होती है, बैग अलग होता है, तो इस तरीके का नहीं बनेगा। फर्नीचर कुर्सी किताब। देख, कुर्सी जो होती है वो फर्नीचर के अंतर्गत आती है और किताब अलग होती है, तो यानी ये वाला डायग्राम आपका बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए लोगों में स्मिता का ऊपर से स्थान 16वां था, नीचे से 29वां था। 6 छात्रों ने परीक्षा छोड़ दी, 5 छात्र उसमें अनुत्तीर्ण रहे। कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी थे? देखिए, जो स्मिता है उसका स्थान ऊपर से 16वां था, नीचे से 29वां था। किन लोगों में? जो पास हुए हैं उतने लोगों में। इसका मतलब पास कितने हुए? तो पास हुए छात्र कैसे निकाल सकते हैं हम, यानी पास वाले छात्र कैसे निकाल सकते हैं? तो नीचे से रैंक प्लस ऊपर से रैंक माइनस के 1, कितना हो जाएगा आपका ये? 39, सॉरी 45 माइनस के 1 यानी कि 44। यानी कुल छात्र जो उत्तीर्ण हुए हैं वो कितने हुए? 44। कैसे निकालते हैं? जब दोनों तरफ से रैंक दे रखी हो तो दोनों को जोड़ लीजिए, एक घटा दीजिए। ठीक है, तो टोटल छात्र कितने पास हुए? 44। और कितने छात्रों ने परीक्षा छोड़ दी? तो 6 छात्रों ने परीक्षा छोड़ दी। और कितने फेल हो गए? 5 और फेल हो गए। कुल मिला कितने छात्र थे? तो ये छात्र थे आपके 55। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, सॉरी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, सिंपल क्वेश्चन है, कोशिश करिएगा आप। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कई विद्यार्थियों को मोबाइल गेम्स खेलने की आदत पड़ गई है, इसी कारण से वे खराब शैक्षिक प्रदर्शन करते हैं। ये क्वेश्चन में आपका रिपीट हो गया है। तो देखिए, निष्कर्ष आपके क्या निकलते हैं? कई विद्यार्थी मोबाइल गेम्स के कारण पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल बात सही है। मोबाइल गेम्स खेलने के कारण ही विद्यार्थी परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं। तो एकमात्र कारण नहीं है, तो ये आपका क्या है, गलत हो जाएगा। कौन सा निष्कर्ष निकलता है? केवल एक निष्कर्ष निकलता है। नेक्स्ट देखिए, देखिए ये क्वेश्चन में आपका रिपीट हुआ है, लेकिन पिछले वाले प्रैक्टिस सेट में मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया नहीं था, आपके लिए छोड़ा था, तो इस वाले प्रैक्टिस सेट में आपको करा देता हूँ। इसमें क्या लॉजिक लगा हुआ है वो देखिए। देखिए, ये आपको दे रखा है, आपको बताना क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा।
तो इसमें क्या लॉजिक लगाएं, तो देखिए 7 से 8 कैसे बनाए, 7 गुणा 1 प्लस 1 का क्यूब। 8 से 8 कैसे बनाए, तो 8 गुणा 2 माइनस 2 का क्यूब। 8 से 51 कैसे बनाए, तो 8 गुणा 3 प्लस 3 का क्यूब। ठीक है, फिर आगे क्या हुआ है, आगे हुआ है आपका 51 गुणा 4 माइनस के 4 का क्यूब। फिर हुआ है आपका 140 गुणा 5 प्लस 5 का क्यूब आएगा। ठीक है, देखिए पहली कंडीशन में आपका ये हो जाएगा आपका 7 के बराबर, सॉरी ये हो जाएगा आपका 8 के बराबर, ये हो जाएगा आपका 8 के बराबर, ये हो जाएगा आपका 51 के बराबर, ये 140 के बराबर हो जाएगा। तो ये किसके बराबर आएगा, ये चेक कर लेते हैं। 70 700 ये हो गया, 125 यहाँ से मिल जाएगा, यानी कितना हो जाएगा ये आपका 825। कितना आएगा आपका 825 आएगा। ये लॉजिक आपका लगा हुआ है। ठीक है, इसको देखिए, ब्रेन ड्रेन ये लिखा हुआ है, क्वेश्चन मार्क के स्थान में बताना आपको क्या आएगा। तो देखिए पहला लेटर आपका बी है, बी से क्या क्या चेंज हुआ है, डी में चेंज हुआ है, यानी कि 2 प्लस किया गया है। तीसरे कंडीशन में क्या है, बी से डी, तीसरी कंडीशन में क्या हुआ है, डी तो सेम रहा है, लेकिन जो दूसरे नंबर पर था आर, आर को चेंज कर दिया है टी में, यानी यहाँ पे प्लस के 2 हुआ है। तो क्या होना, पहली कंडीशन में आपको एक चेंज किया, दूसरी कंडीशन में आपको दूसरे वाला चेंज किया, और तीसरी कंडीशन आपका फिर तीसरा वाला चेंज होगा, यानी ए में प्लस के 2 जोड़ेंगे कितना आएगा, सी आएगा। क्या बनेगा आपका, बनेगा आपका डी बनेगा, टी के बाद में टी बनेगा, और ए की जगह कितना आएगा, सी आ जाएगा। डी टी सी, डी टी सी किस में है आपका, इसमें है, इसमें है, बाकी तो सेम ही रहेगा, डी टी सी आई एन, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम सही है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन मार्क के साथ बताइए क्या आएगा। तो देखिए ई जी आई कितना कितना जोड़ रहा है, प्लस के 2 जोड़ रहा है, प्लस के 2 प्लस के 2, आई में 2 जोड़ेंगे कितना आएगा, के आएगा। पी -2 माइनस के 2 माइनस के 2 करेंगे तो एल में 2 घटाएंगे कितना आएगा, जे आ जाएगा। ठीक है, देखिए पहले वाले में प्लस 2 जुड़ रहा है, दूसरे वाले में तुलना कर रहे हैं तो माइनस के 2 हो रहा है। तीसरे वाले में तुलना करेंगे तो जे से के कैसे बनेगा, माइनस के 2, सॉरी प्लस प्लस के 1 करके, के में +1 करेंगे एल आ जाएगा, एल में +1 करेंगे तो एम आ जाएगा। ठीक है, के जे एम, के जे एम आपका ऑप्शन नंबर, अच्छा पहले पूरा निकाल लेते हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं। 22 से एक्स कैसे बना है, माइनस के 1 करके, एक्स से फिर डब्ल्यू माइनस के 1, फिर डब्ल्यू में माइनस के 1 करेंगे कितना आएगा, तो वी आएगा। कुल मिला के कितना आना चाहिए क्वेश्चन मार्क के स्थान पर, के जे एम बी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम ठीक है। इसको देखिए, के एम एल एन पी आर क्यू एस क्वेश्चन मार्क, देखिए इसमें क्या लगा है, के से पी कैसे बना है, प्लस के 5 हो गए, प्लस के 5 हो रहा है, आगे प्लस का 5 करेंगे तो यू पी प्लस 5 कितना होता है, 21, 21 मतलब यू आएगा। ठीक है, शुरुआत कैसे होगी, यू से होगी, ये तो आपका नहीं होगा। एम से आर कैसे बना है, प्लस के 5, आर में +5 करेंगे तो 18 5 23, 23 में क्या होता है, डब्लू होता है, यानी यू के बाद में कितना आएगा, डब्लू आएगा। यू डब्लू किस में है, इसमें है और इसमें है। ठीक है, ये तो नहीं होगा। अब देखिए एल में 5 जोड़ेंगे तो क्यू आएगा, क्यू में 5 जोड़ेंगे तो 22, 22 किसका आएगा, बी। यू डब्ल्यू बी, यू डब्ल्यू बी किस में है, ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, इस सीरीज को देखिए, क्वेश्चन मार्क स्थान बताना क्या है, एम जी एल एच के आई जे जे, 2 सीरीज बननी है इसमें, एम ए -1 करेंगे एल, -1 के, -1 करेंगे जे, -1 करेंगे कितना आएगा, आई। ठीक है, कितना आ जाएगा यहाँ पर, डायरेक्ट आई निकल के आ जाएगा। क्लियर, इस क्वेश्चन को देखिए, एक्स है तो अब सही स्थान बताइए, यानी एक्स पे क्या आएगा, देखते हैं इसे भी। देखिए एक्स के स्थान पर क्या आना चाहिए, तो क्या लॉजिक लगा इसमें, तो देखिए 11 का वर्ग कितना होता है, 121 होता है, 121 में से 20 + 1 यानी 21 घटा देंगे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 8 का वर्ग कितना होता है, 64, 64 में से 3 + 5 8 घटा देंगे कितना आ जाएगा, 56। 7 का वर्ग कितना होता है, 49, 49 में 16 5 21 घटा देंगे कितना आ जाएगा, 49 में से 21 घटाएंगे कितना आएगा, 28 आएगा। ऑप्शन नंबर ये आपका ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इलायची मसाले धनिया के बीज, आपको पता है कि जो इलायची होता है और धनिया के बीज दोनों अलग अलग होते हैं, और दोनों ही किस में कंडीशन में आते हैं, मसाले के अंतर्गत आते हैं। इलायची और धनिया के बीज दोनों किस में आएंगे, मसाले के अंतर्गत आएंगे, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, समुद्री जीव और झींगा और बोलस, जो झींगा होता है वो अलग होता है और बोलस अलग होता है, दोनों ही किस में आते हैं, समुद्री जीव जंतुओं में आते हैं, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। और लास्ट क्वेश्चन देखिएगा इंस्पेक्टर सेट का, आपको बोला है लड़कियां स्वस्थ और रेलगाड़ी, इनमें क्या संबंध है। ये क्वेश्चन आपके लिए है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है। ठीक है, वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट बॉक्स में बताना, अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।